नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो दुनिया का सबसे बड़ा घटनाओं में से मानी जाती है। वो था विश्व युद्ध। चलो आज बात करते हैं इस विश्व युद्ध के बारे में। 1914 भयंकर तरीके से शुरू हुआ था पहला विश्व युद्ध, जिसमें से 50 से लेके 100 मिलियन लोगों तक की मौत हुई थी और 1918 में पहला युद्ध की समाप्त हुई। इस युद्ध में दो ग्रुप्स थे। एक था अलियांस पावर के तरफ से ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इटली जैसे देश मौजूद थे और सेंट्रल पावर्स की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ओटोमन एम्पायर्स और सेंट्रल पावर्स की हार हुई थी। और यही नहीं, जापान, चाइना, ग्रीस जैसे देशों ने अलियांस पावर्स की तरफ से युद्ध की थी और बल्गेरिया जैसे थोड़ी देश सेंट्रल पावर की तरफ से युद्ध की है। आखिर 1918 नवंबर 9 को जर्मनी के मुखिया विलियम कैसर सिंहासन को छोड़ना पड़ा और नीदरलैंड्स को भाग गए, जिससे युद्ध की क्लाइमैक्स में आया था। नवंबर 11, 1918 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि पहला विश्व युद्ध समाप्त हुई। उसके बाद सारी दुनिया ने राहत की सांस ली कि चलो भाई, एक बहुत बड़ी मुश्किल टल गई। लेकिन बेचारे उनको क्या पता था, ठीक 21 साल बाद फिर से विश्व युद्ध होने वाला था और इस बार पहले जैसा नहीं, उससे भी 10 गुना ज्यादा भयानक तरीके से होने वाला था। वही था दूसरा विश्व युद्ध। बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। इस दूसरे विश्व युद्ध का असली कारण तो हमें पहले युद्ध से ही मिलेगा। मेरे हिसाब से ये दोनों युद्ध एक ही है, क्योंकि पहला युद्ध की हार का बदला वे दूसरा युद्ध में लेना चाहते थे। क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है जर्मनी को। अलायंस पावर्स ने मिलकर जर्मनी को और भी घायल किया था। जर्मनी को वर्सलिस पे जबरदस्ती का दस्तखत करवा लिया गया था। दूसरा विश्व युद्ध का मेन वजह था वर्सलिस पे दस्तखत। तो उस वर्सलिस पे दस्तखत लेने के कारण उस बदले की भाव से जर्मनी ने शुरू किया था दूसरा विश्व युद्ध। अलायंस पावर देश ने मिलकर जर्मनी को कमजोर बनाया था, इकोनॉमिक पे मार दी। इसके पीछे असली दुश्मन थे फ्रांस और ब्रिटेन। आखिर जर्मनी को अपने तरफ से समझाइश करने तक का मौका नहीं दिया गया। पहले विश्व युद्ध का असली कारण जर्मनी है कहकर अनाउंस किया था और जर्मनी को ही दोषी ठहराया गया था। गरीबी से जर्मनी भुगत रही थी और फिर भी पहला युद्ध का सारा नुकसान जर्मनी को ही भरना पड़ा और जर्मनी रिसोर्सेस को भी मार गिराया था। वहां के सोने भी लूट लिए गए और जर्मनी के भूभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए और आसपास के देशों में बांट दिया गया था। फ्रांस जर्मनी के एलाइस को अपने कब्जे में कर लिया था। बेल्जियम यूपेन, मालमेडी, मोरेसी लैंड को अपने कब्जे में किया और डॉन्जिन शहर को इंडिपेंडेंट शहर के तौर पर प्रकट कर दिया गया था। इस तरह सभी देशों ने मिलकर जर्मनी को कंगाल कर दिया था। ऑलमोस्ट आधा जर्मनी को अलियांस पावर्स ने डैमेज करके को बांट दिया था। इससे कम जर्मनी को अपने स्थान पर भी नहीं छोड़ा। फ्रांस के बॉर्डर पर मिलिटराइज करने पर मजबूर कर दिया था। 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री नहीं रखने की शर्त की। उस वक्त जर्मनी में सिर्फ 1 लाख तक का सिपाही ही थे। इतने नहीं, विश्व के हर बड़े मीटिंग में जर्मनी की बेइज्जती करते थे। इस तरह अलायंस पावर्स ने जर्मनी को हर तरफ से मात दी, कमजोर बनाया और बेइज्जती की। इन सब से जर्मनी के लोगों के खून खोलने लगे। वे सह नहीं पाए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इतना ही नहीं, और ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा मरना बेहतर समझा है जर्मनी के लोगों ने। मरने से पहले जो उनके साथ किया गया था उसका बदला लेने की भाव हर दिन बढ़ता गया उनके लोगों में। जर्मनी लोगों के अंदर जो ज्वाला देखकर हिटलर ने उन्हें अपना हथियार बना लिया। हिटलर ने हर स्पीच में लोगों को प्रतिकार की तरफ उकसाया और एक महान नेता बन गए। 1974 में हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने देश की अध्यक्ष बने। के बाद उनके बीच भी आया, उसको मारने लगा। जर्मनी में शक्तिशाली जैसे डिक्टेटर बनने लगा। पहला विश्व युद्ध के बाद इटली जो अलायंस पावर्स के साथ लड़ाई की थी, उस देश को अलायंस पावर्स ने धोखा दिया। जीत से सबको बेनिफिट हुआ था, वो इटली देश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उस बात से इटली ने ठान लिया कि वे अब उनकी मदद नहीं करेगा और वो जर्मनी के साथ मिल गया। हिटलर ने सपना देखा था कि जिस जिस देश में जर्मन्स है वो सारे देश को कब्जा करके एक बड़ा जर्मनी देश बनाना चाहता था वो। और इटली के अध्यक्ष के सपना था कि वे भी आसपास के देशों को कब्जा कर कर रोमन एम्पायर को फिर से बनाने की चाह थी। यही बीमारी एशिया में फैलने लग चुकी थी, वह कब्जा। तो में ऐसा हुआ तो एशिया सिर्फ एशिया वालों की ही रहना है। जापान का नियम था स्वयं स्वराज, माने नो कनेक्शन विथ अदर कंट्रीज। इनका काम वही देखे और खुद का खुद डेवलपमेंट करे। पर ऐसी देश पर एक लोमड़ी का नजर पड़ी, वो है अमेरिका। अमेरिका ने जापान जैसे
को जबरदस्ती से संबंध रखे, उनके एकांत को भंग किया। अमेरिका को फॉलो करते हुए बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी अमेरिका के साथ देने लगे। और क्या था, प्रशांत से जीने वाला जापान को सर्वनाश कर दिया था अमेरिका ने। उनको आर्थिक और सैनिक व्यवस्था में पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लेकिन किसी तरह जापान ने फिर से अपने आप को संभाल कर ऊपर आ गया और एक बड़ा इंडस्ट्रियल पावर के तौर पर उभर के आया। जापान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेस कुछ भी नहीं थे। उससे जापान अपनी पड़ोस देश से युद्ध करना शुरू कर दिया, जैसे कि चाइना, रशिया, ताइवान जैसे देशों से लगातार युद्ध करके उनको नाक में दम कर दिया था। जापान पहले विश्व युद्ध में अलायंस पावर्स के तरफ से मिलकर युद्ध किया था और जीत प्राप्त करने के बाद उसके आंख सर पर चढ़ गई थी। उसके बाद जापान ने सोच लिया कि एशिया में सबसे शक्तिशाली देश है और ये अपने आप पे घमंड चढ़ गई थी। तो ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुआ। उससे जापान और अमेरिका के बीच जो संबंध थे वो टूट गए। 1931 में जापान फिर से चाइना पर हमला बोलकर मंचुकुओ को अपने कब्जे में कर लिया। इस काम से सारे देश जापान को गलत ठहरा दिया गया था। पहला विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के हेतु एक संस्था शुरू किया गया था, वो है नाना समिति। और उस समिति ने जापान के वैखरी को गलत साबित किया था, तो उससे जापान ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको गुड बाय कहकर वहां से बाहर आ गया। इस बात से नाना समिति का बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि उनके पास जापान को रोकने की शक्ति नहीं थी। इसके चलते इटली ने भी 1935 में इथोपिया पर आक्रमण कर अपना कब्जा जमाया था। इस बात पर भी नाना समिति इटली को एक्सप्लेनेशन पूछने की लगी थी, लेकिन इटली ने तुमको क्यों कहकर वे भी इस समिति से बाहर आ गई। और दूसरी तरफ हिटलर ने अपना देश में सैनिक दल को 10 गुना बढ़ाया, अपने साइंटिस्ट को एंकरेज कर एडवांस वेपन्स बनाने लगाया। बेसिकली हिटलर एक सैनिक रहने के कारण वो हर काम पक्का प्लान से करने वाला था और अपने से कोई माइकलाल बराबरी नहीं कर सकता, ये कहकर युद्ध को ग्रीन सिग्नल दिया था। अलायंस पावर्स जो जबरदस्ती से जर्मनी देश से जो दस्तखत करवा लिए थे वो उसे पसंद नहीं था और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। 1936 में राइनलैंड पे हिटलर ने अपनी सैनिक को भेजा था। अलायंस पावर्स हिटलर को धमकाया, लेकिन हिटलर डरा भी नहीं डरा। उससे अलायंस पावर को सारा सीन पता लग गया कि हिटलर अब सुनने वाला नहीं है। हिटलर को मनाने की पूरी कोशिश की और वे कुछ पल तक मान भी लिया कि वो राइनलैंड पर हमला नहीं करेगा, लेकिन मुसोलिनी और हिटलर एक हो गए और इटली जर्मनी के बीच दोस्ती बढ़ गई। साथ में जापान को अपना दोस्ती बना लिया। ये तीनों देशों ने मिलकर दुनिया पे कब्जा जमाने की प्लान किया था और इसके साथ दूसरे विश्व युद्ध की मुहूर्त भी फिक्स हो गया। ग्रुप ए में अलायंस पावर्स थे तो ग्रुप बी में एक्सिस पावर्स। हिटलर को कम्युनिस्ट कंट्रीज पसंद नहीं थे, तो वहां जापान भी कम्युनिस्ट देश से युद्ध करता था। उसे दोनों ने मिलकर एंटी कम्युनिस्ट की एग्रीमेंट भी लिख लिए। उसके बाद 1 साल बाद इटली भी ये एंटी कम्युनिस्ट एग्रीमेंट पर साइन करके जर्मनी जापान के साथ हाथ मिला दिया। हिटलर ने डिसाइड किया था कि वे अब सारा भूभाग अपने वश कर लेंगे जो जर्मनी पहले विश्व युद्ध के बाद खो दिया था। तो उन्होंने अपना पहला वार ऑस्ट्रिया से शुरू किया, क्योंकि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया पे हमला बोलकर कि बिना युद्ध के ही ऑस्ट्रिया ने अपनी हार मान ली और उनके सामने घुटने टेक दिए। हिटलर ने ऑस्ट्रिया के जनता से पूछा कि क्या आप मेरे प्लान से सहमत है। ऑस्ट्रिया का प्रजा ने उनको स्वीकार किया। लगभग 99% लोगों ने हिटलर को अपना मुख्य माना और उनको वोट भी दिया, क्योंकि वो उस देश का ही था और लोगों ने उनकी साथ दी। तो इस तरह हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अपना कब्जा जमाया। ऑस्ट्रिया को कब्जा करने के बाद अलायंस पावर्स ने हिटलर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उससे हिटलर की हिम्मत और भी बढ़ गई। हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था चेकोस्लोवाकिया देश, सुडेटेनलैंड प्रदेश। सुडेटेनलैंड्स में सुडेटेन जात से ज्यादा जर्मन्स की आबादी ज्यादा थी। उनकी संख्या ऑलमोस्ट 40 लाख की थी। उनको भी किसी तरह जर्मन में मिलाने की प्लान किया था हिटलर ने। सुडेटेन के लोग भी हिटलर की मदद से अपनी देश की सरकार पर आंदोलन करने लगे थे। उनका देश जर्मनी में मिलाया जाए। ये आंदोलन से हिटलर ने उस देश के प्रेसिडेंट को लेटर भिजाया था। उसमें यह लिखा था कि सुडेटेन जर्मनी में मिला दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये मैसेज पढ़े से चेकोस्लोवाकिया को शॉक लग गई। उसे तुरंत बाद चेकोस्लोवाकिया ने फ्रांस और ब्रिटेन को फोन की, लेकिन उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध करने की परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। अलायंस पावर हिटलर को मनाने में ही लगे थे। चेकोस्लोवाकिया को किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया को ब्रिटेन फ्रांस ने चर्चा के लिए नहीं बुलाया था। तो चेकोस्लोवाकिया के बिना परमिशन के ही ब्रिटेन और फ्रांस ने उसका कुछ भाग
जर्मनी में मिला दिया था। इस यूनिक डिसीजन को ग्रीन सिग्नल दिया गया। सितंबर 1938 फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली यूनिक मीटिंग में मिले। ब्रिटेन फ्रांस ने होशियारी से हिटलर को कहा, आपके डिमांड के अनुसार आपको सुडेटनलैंड दे दिया जाएगा, लेकिन चेकोस्लोवाकिया पर हमला ना करने की मांग की। इस बात से हिटलर ने कहा, अभी मैं उनके पास असल नहीं जाऊंगा, और यूनिक कॉन्ट्रैक्ट पर अपना दस्तखत किया। ब्रिटेन फ्रांस अब्बा बोलकर राहत की सांस ली कि अब हिटलर वापस युद्ध नहीं करेगा। वो दो देश सोच लिए कि इस तरह दूसरा विश्व युद्ध को हम रोक लिया कहकर वो खुश हो गए थे। इस बात से ब्रिटेन के राजा चैम्बरलेन ने सोच लिया कि वे उनके काम से उनका देश उन्हें प्रणाम करेंगे, लेकिन उसी समय चैम्बरलेन को एक फोन कॉल आया। हेलो सर, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अटैक किया है। ये बात सुनकर चैम्बरलेन की आशा टूट गई, ये सोचकर कि हिटलर ने उन्हें धोखा दिया है। इस तरह 1939 मार्च में चेकोस्लोवाकिया देश भी जर्मनी के खाते में चले गया। हिटलर के इस तरह लगातार जीत से मुसोलिनी, इटली के प्रधान, सोच लिया कि अगर जर्मनी ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सोचकर वो भी युद्ध के मैदान में उतर गया। 1939 अप्रैल में इटली ने अल्बानिया पे अटैक किया और उस देश को अपने कब्जे में कर लिया। और दूसरी तरफ जापान भी कम नहीं था। वो सोच लिया कि असल में युद्ध के कारण हम हैं, तो क्यों ना एशिया को अपने वश में कर लिया जाए। जापान ने पूरा चाइना पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी शुरू की, लेकिन ये भी सोचा कि अगर उतना बड़ा देश चाइना को कब्जा किया तो क्या दुनिया के देश चुप रहेंगे। इसलिए ऐसी समय में उनको सपोर्ट करने के लिए 2 या 3 मित्र देश रहना अनिवार्य है। इसलिए अपनी होशियारी से जर्मनी से कुमिंटर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। उसके बाद जापान सोच लिया कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद चाइना पर हमला बोलने निकल पड़ा। उससे पहले 1937 में जापान और चाइना के बीच छोटा सा लड़ाई हुआ था। वे इसके चलते सारे दुनिया को झूठ बोला था कि चाइना ने हम पर पहले हमला किया तो अब हम चाइना से युद्ध कर रहे हैं। इस तरह जापान ने चाइना पर हमला करना शुरू किया, लेकिन चाइना के लोग जापान से लड़ने की बजाय वे खुद अपने आप से लड़ने में व्यस्त थे। इस मौके पर जापान ने चाइना के बहुत सारे भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद कुछ ही दिनों में रोम जर्मन टोक एक्सिस ग्रुप में तब्दील हो गए। अब उनकी प्रैक्टिस मैचेस खत्म हो चुकी थी, तो अब वो 3 देश असली मैच खेलने के लिए तैयार हो गए थे। वो था दूसरा विश्व युद्ध। ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया कब्जा करने के बाद ने अपने आप को जर्मनी का मुख्य घोषित कर लिया। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जहां भी जर्मन्स रहेंगे वे उनकी मदद करने की काम अपने कंधों पर ले लिया। इस एक बात से जर्मन्स ऐसो सभी देश में आक्रमण कर एक बड़ा जर्मनी बनाने की कोशिश शुरू किया। इसके बाद में हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था पोलैंड। पोलैंड में मेजॉरिटी जर्मन्स लोग पर पोलैंड के लोग उनका बहुत टॉर्चर दे रहे, हिंसा कर रहे और बेइज्जती कर रहे कहकर इस बात से हिटलर ने नया बात को पेपर लाया था। पहला अस्त्र डैंजिंग। पहला विश्व युद्ध के बाद पोलैंड के एक रिक्वेस्ट था कि पोलैंड का भूभाग जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, रशिया से जुड़ी है, कहीं पर भी गैप नहीं है, समंदर का किनारा चाहिए था। इसलिए पोलैंड ने अलियंस पावर्स को एक रिक्वेस्ट की कि जर्मन में डैंजिंग का स्थान हमें दे दो, हम डैंजिंग में एक कॉरिडोर बनाएंगे क्योंकि वहां बाल्टिक समुद्र है, तब हम समंदर के रास्ते से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहकर रिक्वेस्ट किए थे। तब अलियंस पावर्स ने डैंजिंग को एक फ्री सिटी जैसा घोषित कर दिया था। पोलैंड को डैंजिंग यूज करने की परमिशन दी गई थी। डैंजिंग जर्मनी के किनारे में नहीं था, वो जर्मनी देश के बीचों बीच था, लेकिन अलियंस पावर्स उसे पोलैंड को सौंप दी। पोलैंड को खुश करने के लिए जर्मनी को 2 भाग में तोड़ दिया गया था, जो बीच का हिस्सा पोलैंड को सौंप दिया। यह था पहला विश्व युद्ध के समय। लेकिन अब जर्मनी का मुख्य है हिटलर, हिटलर के हाथ में है। इसलिए हिटलर ने पोलैंड से कहा, आप लोग हमारा देश के भूभाग को अन्याय से हड़प लिया है, हमें हमारा भूभाग डैंजिंग को वापस दे दो कहकर उनसे डिमांड करी। डैंजिंग में 95% जर्मनी लोग थे। डैंजिंग के लोगों ने भी रोड पर आकर हड़ताल करना शुरू कर दिया। हड़ताल इसलिए किया कि इस भूभाग को जर्मनी में मिला दिया जाए, ये कहकर उनकी डिमांड थी। यह हड़ताल दिन ब दिन बढ़ता गई, परिस्थिति हाथ से निकलने लगी थी। इस हड़ताल को देखकर और हिटलर के डिमांड से पोलैंड ने ब्रिटेन और फ्रांस को फिर से फोन कॉल लगाया। इस बात से ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर पर गुस्सा हुए। अब बस बहुत हुआ, हिटलर के कारनामे कुछ ज्यादा ही होने लगे और उन्होंने सोचा कि अब हिटलर को चेक लगाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था हिटलर पे। उसको सदरलैंड देने के बाद भी वो चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर उसे हड़प लिया। अगर डैंजिंग दे देंगे तो सारा पोलैंड को भी हड़प लेगा। इस बार हिटलर को कोई चांस ना देने की ठान ली।
वे पोलैंड पे भरोसा दिया कि अगर उन्होंने आप पे हमला भी किया ना, उसकी परछाई भी अगर आप पे पड़ी, तो हम लोग जर्मनी से युद्ध करेंगे, आप बेफिक्र रहो कहकर पोलैंड को भरोसा दिया था ब्रिटेन और फ्रांस ने। इस बात से पोलैंड मेरे पीछे ब्रिटेन और फ्रांस है कहकर उन्होंने हिटलर को चेतावनी दी कि अगर तुम मर्द है तो हमसे युद्ध करो। इस बात से हिटलर भड़क गए। दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस मिलकर सोवियत यूनियन को फोन किया कि वे पोलैंड की मदद करें। सोवियत यूनियन भी हिटलर मुसोलिनी जैसा इंसान स्टालिन के हाथ में था। स्टालिन को पोलैंड से पुराना एक बदला बाकी था। 1919 से लेकर 1921 तक पोलैंड और सोवियत के बीच एक छोटा वार हुआ था। शुरू में सोवियत जीत रहा था, लेकिन उसके बाद पोलैंड के हाथ सोवियत की बुरी तरह हार हुई। इस बात से सोवियत एक कदम पीछे आकर पोलैंड से 18 मार्च 1921 में पीस ऑफ रो का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस पर दस्तखत किया। इस बात से पोलैंड पर सोवियत कुछ कुछ भाग बांट लिए। अलियंस पावर्स ने पोलैंड को थोड़ा ज्यादा भूभाग दे दिया था। 1924 में लेनिन के मृत्यु के बाद स्टालिन वहां के अधिकारी बने। सोवियत को हुए सो अन्याय को स्टालिन अपने मन में बहुत जोर से लगा लिया था। पोलैंड और उनके पीछे है सो देश पर हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। यह था फ्लैशबैक। सोवियत को चांस आ गया था कि वो ब्रिटेन और फ्रांस से मिलकर काम करने से मना किया। तरफ हिटलर अपने जनरल से नेक्स्ट क्या करने की मीटिंग में प्लान बना रहा था। मीटिंग पे मीटिंग लगा रहा था। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस बेफिक्र से थे, क्योंकि उनको पता था अगर हिटलर पोलैंड से युद्ध को निकला तो सोवियत चुप नहीं रहेगा, उतना तक नहीं लाएगा। ये सोचकर वे कॉन्फिडेंट थे वो डेफिनेटली जर्मनी पर हमला करेंगे। यहाँ से दोनों जर्मनी पे अटैक करेंगे, वहां से सोवियत जर्मनी पे अटैक करे तो यहाँ से हम दोनों जर्मनी पे अटैक करेंगे। ये सोचकर बैठे थे फ्रांस और ब्रिटेन। ब्रिटेन फ्रांस वेस्ट से और ईस्ट से पोलैंड सोवियत मिलकर अगर अटैक करेंगे तो जर्मनी पापड़ बन जाएगा। इसलिए हिटलर डैंजिंग पर अटैक नहीं करेगा समझकर बैठे थे। यहीं पे अलियंस पावर्स खड्डे में अपनी कदम लगाई थी। हिटलर के पास सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि बेशुमार होश भी है, जो बात उन्हें नहीं मालूम था। हिटलर अलायंस पावर्स के सोच से परे डिसीजन लिए, जो तुरंत 1939 अगस्त 21 को जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर वॉन रिबेनट्रोप को सोवियत यूनियन मीटिंग के लिए भिजाया गया। रिबेनट्रोप और सोवियत फॉरेन मिनिस्टर वाचेस्लाव मोलोटोव ने मिलकर 2 दिन तक बहुत चर्चे किए थे। हिटलर को कम्युनिस्ट नहीं गिरता था, ये बात सारी दुनिया जानती थी, लेकिन सांप और मुंगीस जैसे ये 2 देश के बीच ऐसा क्या चर्चा हो रहा है कहकर सारी दुनिया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। में बड़ा धमाका हुआ, बूम, एक शॉकिंग न्यूज बाहर आया। वो न्यूज सुनकर बड़े देशों के होश उड़ गए। दुनिया के देशों ने वो न्यूज सुनकर शॉक हो गए। सांप और मुंगीस डेटिंग करने के लिए कैसे राजी हो गए, ये सोचकर बैठ गए थे। 1939 अगस्त 23 जर्मनी और सोवियत हाथ में हाथ मिलाकर नॉन अग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया था। इसका मतलब यह है कि इन 2 देशों पर कोई तीसरा देश अगर अटैक करेगा तो वे 2 मिलकर उनका खात्मा करेंगे, और ये 2 देश के साथ दुश्मनी देश में ज्वाइन नहीं हो सकती थी। सपोज जर्मनी पे ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध को आए तो किसी भी प्रकार सोवियत ब्रिटेन फ्रांस की मदद नहीं करनी चाहिए। उसी तरह अगर सोवियत पे कोई दूसरा देश अटैक करता है तो उस एक्स देश की मदद जर्मनी नहीं कर सकता। यह था उस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। हिटलर अपनी होशियारी से यह कॉन्ट्रैक्ट सोवियत से लिंक किया। दुनिया के सारे देश ने स्टालिन पर अपना आग्रह जताया कि शायद स्टालिन का दिमाग सटक गया है, और वे हिटलर से अपना हाथ मिलाया। आखिर दूसरा विश्व युद्ध के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट का सीक्रेट बाहर नहीं आया कि वो 2 देश कैसे एक हो गए। 1989 में सोवियत वो रहस्य को बाहर लाया। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे की मदद के अलावा पोलैंड पर हमला करने की भी डील थी। ईस्ट से सोवियत, वेस्ट से जर्मनी पोलैंड पर अटैक करेगा, आधा हिस्सा जर्मनी और आधा हिस्सा सोवियत बांट लेगा। अगर उस तरह हमला किया तो वेस्टर्न पोलैंड जर्मनी के खाते में और ईस्टर्न पोलैंड सोवियत के खाते में चला जाएगा। और वही नहीं, बाल्टिक समुद्र का आसपास के भी सभी छोटे देश सोवियत के खाते में चले जाएंगे। ये था गेम प्लान। अब मैदान में उतरने की समय आ गया था। मित्र देशों ने व्यतिरेक से जर्मनी, इटली, जापान एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। उसका नाम था पैक्ट ऑफ स्टील। उसमें यह था कि कोई भी देश अगर इन पर अटैक करेगा तो वो अटैक तीनों देश पे होने जैसा है। तब ये 3 देश मिलकर जो अटैक करने को आता है उस देश पर काउंटर अटैक करेंगे। ये था वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। ये तीनों देशों ने बड़ी चालाकी से इस कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया था। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया ये सब देशों से बच गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को रशिया से था। अगर रशिया मदद ना करता भारत का तो भारत 100 साल पीछे जा चुका होता।
ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वो है पैक्ट ऑफ स्टील कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लास्ट मिनट में इन तीन देशों के बीच भेद आ गई थी। जापान अपनी दुश्मनी देश सोवियत पे हमला करने की मांग की, तो दूसरी तरफ जर्मनी इटाली मिलकर ब्रिटेन फ्रांस पे फोकस कर रहे थे। उससे जापान को गुस्सा आ गया और वो बीच में से चला गया। अब जापान जाने के बाद पैक्ट ऑफ स्टील कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जर्मनी और इटली के बीच ही हुआ था। ये पीरियड में जापान हिटलर और मुसोलिनी से डिस्टेंस मेंटेन करते आ रहा था। ये कब हुआ था? हिटलर स्टालिन से नहीं मिलने से पहले। उसके बाद 3 महीने के बाद 1939 अगस्त 23 पूरे दुनिया को आश्चर्य किया। वो है हिटलर स्टालिन की दोस्ती। जर्मनी सोवियत से हाथ मिलाने की बात जापान को पसंद नहीं आया। उससे जापान जर्मनी से पूरी तरह संबंध तोड़ दिए। 1939 अगस्त 26 हिटलर पोलैंड पर अटैक करने की निर्णय ले ली। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा समझने की समय में ब्रिटेन फ्रांस एक और बॉम्ब फोड़ा। वो था, अगर पोलैंड पर कोई अटैक किया तो ब्रिटेन फ्रांस उनकी मदद करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट इन तीन देशों के बीच हुआ था। डैंजिंग जैसे छोटे प्रदेश के लिए ब्रिटेन फ्रांस इतना बड़ा स्टेप लेंगे ये हिटलर ने कभी नहीं सोचा था। उससे हिटलर सोचे कि अब युद्ध हुआ तो देशों से होगा, तो उन्होंने युद्ध का डेट को आगे बढ़ाया। ये गैप में जर्मनी अपने भारी सैन्य को पोलैंड के बॉर्डर के पास भेज दिया। एक तरफ से युद्ध की तैयारी करते ही दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस को इस युद्ध से दूर रखने की कन्विंस किया। लेकिन इस बार ब्रिटेन फ्रांस हिटलर की बात नहीं मानने वाले थे। हिटलर ने कहा कि फौरन डैंजिंग को हमारे हवाले कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार होने की चेतावनी दी थी पोलैंड को। लेकिन पोलैंड नहीं माना, क्योंकि उनको सपोर्ट में ब्रिटेन और फ्रांस था। अब हिटलर को गुस्सा आया। अगस्त 31, 1939 कल ही युद्ध बोलकर हिटलर ने अपनी सेना को ऑर्डर्स पास कर दिए। 1939 सितंबर 1 सुबह 4:45 को जर्मनी आर्मी पोलैंड पर हमला बोल दिया। हिटलर एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। सडन अटैक कर दुनिया में एक नई योजना। इस सडन अटैक से जर्मनी ने पोलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी टैंकरों से उड़ाया और हवाई अटैक से पोलैंड को चारों खाने चित कर दिया। इस युद्ध के बाद सारी दुनिया हिटलर के बारे में चर्चा करना शुरू करी और उनके नए वार टैक्टिक्स के बारे में बात करने लगे और उस प्लान का नाम ब्लिट्जक्रिग का नाम दिया। ये वर्ड पूरे दुनिया में फेमस हो गए। भयंकर ब्लिट्जक्रिग का सामना पोलैंड नहीं कर पाई। स्पेशली जर्मनी एयरफोर्स युद्ध में एक सुनामी जैसा माहौल बना दिया था। जर्मनी एयरफोर्स का नाम था लुफ्टवाफी। लुफ्टवाफी नाम से बुलाया जाता था। लुफ्टवाफी दुनिया में ही सबसे नंबर 1 एयरफोर्स था। 1180 फाइटर्स, 290 जो 87 डाइव बॉम्बर्स, 1001 कन्वेंशनल बॉम्बर्स, 550 ट्रांसपोर्ट और 350 ऑब्जर्वेटरी एयरक्राफ्ट थे। उससे लुफ्टवाफी 1940 में मोस्ट एक्सपीरियंस और वेल ट्रेन्ड बेस्ट इक्विपमेंट एयरफोर्स से नंबर 1 स्थान में था। पोलैंड का युद्ध विमान को जर्मन एयरफोर्स ने युद्ध में आने से पहले ही उड़ा दिया था और रेलवे ट्रैक को उड़ाकर युद्ध सामग्री सप्लाई को भी रोक दिया। वहां से भी ना रुककर सिटीज, रोड्स पर, ब्रिजेस पर, पूरा पावर स्टेशंस पर बम्बार्ड करना शुरू कर दिया। भयानक वातावरण उत्पन्न किया। आखिर में हिटलर के ब्लिट्जक्रिग वार से पोलैंड को दिख गए। हिटलर 15 लाख सैनिकों से पोलैंड पर युद्ध के लिए भिजाया था। पोलैंड के तरफ से भी 10 लाख सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन उनकी एयरफोर्स अटैक से पोलैंड के सैनिक मारे गए, क्योंकि पोलैंड के विमान को पहले से ही उड़ाया गया था। अगर उनके टैंकर्स भी इतने थे कि वे रहकर भी फायदा नहीं था। उससे पोलैंड ने अपनी सेना को घोड़ों पर भिजाया, लेकिन जर्मन के टैंकर्स ने उन्हें भी खिलौनों की तरह उड़ा दिया था। सारे सैनिक मारे गए थे। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हिटलर को अपनी सेना वापस लेने की धमकी दी। हिटलर ने पीछे ना हटने की मान ली। 1939 सितंबर 3 ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पर युद्ध का प्रकट किया। दोनों देशों की सपोर्ट आने की बात सुनकर पोलैंड बहुत खुश हुआ, लेकिन ब्रिटेन फ्रांस अपनी सेना पोलैंड को जीती तब तक जर्मनी ने पोलैंड का हाल बुरे से भी बदतर बना डाला था। एक हफ्ते के अंदर ही पोलैंड की राजधानी वर्सा जर्मनी के हाथ आ गई थी। बड़े लोग थोड़ा थोड़ा अपने सैनिक को भेजकर अपने हाथ झटक लिए थे। हिटलर अपनी मेजॉरिटी सेना को पोलैंड पे अटैक को भिजा दिया था। वेस्ट में फ्रांस को 23 डिवीजन मात्र ही थे। वेस्ट में फ्रांस को सिर्फ 23 डिवीजन ही थे। दूसरी तरफ फ्रांस डिवीजन ऑलमोस्ट 100 के ऊपर थे। फ्रांस अगर वेस्ट साइड से जर्मनी पर अटैक करा था तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होता था, लेकिन फ्रांस उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ बल और बलगम पर नहीं, कलेजे में हिम्मत की भी जरूरी है। हिटलर के पास वो हिम्मत थी, इसलिए हार जीत से हटकर वो सिर्फ आगे बढ़ता था।
3 हफ्ते में ऑलमोस्ट पोलैंड सैन्य निर्विघ्न हो गए, पर फिर भी पोलैंड के सेनानी अपनी आखिरी खून की खतरे तक लड़ती रही। हैट्स ऑफ टू पोलिश आर्मी। लेकिन उतने में एक और देश उन्हें अपनी पीठ पर छुरा भोंका, वो था सोवियत यूनियन। उस समय पोलैंड सोवियत उन पे हमला करेगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। सोवियत के उस काम से पोलैंड ही नहीं ब्रिटेन और फ्रांस भी शॉक हो गए। 1939 सितंबर 17 को सोवियत के सेना ने ईस्ट से पोलैंड पर हमला बोल दिया। अपना काम हो गया बोलकर पोलैंड सरकार समझ गई, क्योंकि दोनों तरफ से उनके ऊपर अटैक हो रहा था। दूसरे दिन पोलैंड के मिनिस्टर्स और बड़े लोग बोरिया बिस्तर बांधकर पोलैंड से भाग गए। पोलैंड ऑफिशियली जर्मन और सोवियत के हाथ चले गए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वेस्टर्न पोलैंड को जर्मनी और ईस्टर्न पोलैंड को सोवियत बांट लिए। पोलैंड के हार के बाद तकरीबन 7 महीने तक सोनी वार चला। सोनी वार मतलब फेक वार। वो था फ्रांस और जर्मनी के बीच। बॉर्डर पे दोनों सेना ऐसी बातें करते थे, भाई आप पहले वार करो फिर हम अपना वार करेंगे। तो दूसरा कहता था कि नहीं प्लीज आप पहले वार करो उसके बाद हम वार करेंगे। ऐसी फेक वार 7 महीने तक चलता रहा। ना बुलेट चली ना बम फटा। लेकिन ब्रिटेन फ्रांस वेट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन थी। वो था इस समय में वो भारी युद्ध सामग्री और टैंकर्स को बना रहे थे। तो दूसरी तरफ हिटलर भी मॉडर्न सेना की तैयारी कर रहा था। दुनिया में नए वेपन्स को वो बनाने में व्यस्त था। ब्रिटेन फ्रांस जानते थे कि वो जर्मन को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने निर्णय किया कि वो उनकी आयरन सप्लाई को रोक देंगे। स्वीडन देश जर्मनी को आयरन सप्लाई करने वाली देश थी। स्वीडन से डेनमार्क नॉर्वे की रास्ते से जर्मनी को आयरन सप्लाई करती थी। तो तुरंत ही ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वीडन से एक रिक्वेस्ट किया कि वो जर्मन को आयरन सप्लाई रोक दे, लेकिन स्वीडन ने उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। और दूसरी तरफ 1929 अक्टूबर 10 को सोवियत ने अपनी सेना को भेजकर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जैसे देशों को अपनी कब्जा में ले लिया। लेकिन फिनलैंड ने सोवियत को अपनी जमीन पर आने की परमिशन नहीं दी। अगर जरूरत पड़े तो हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा भूमि किसी को नहीं देंगे, ऐसा ठान लिया था फिनलैंड ने। उससे 1939 नवंबर 10 सोवियत फिनलैंड पर युद्ध की घोषणा की। फिनलैंड बहुत छोटा देश है। फिनलैंड की पूरी सेना सिर्फ 2 लाख तक ही थी। सोवियत दुनिया में ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कंट्री थी। ये युद्ध चूहे और हाथी के बीच में होने वाला जैसा था। तो इजीली सिर्फ 3 दिन में हम फिनलैंड पर कब्जा जमाएंगे ये समझा था सोवियत ने। लेकिन 3 दिन नहीं, सोवियत को फिनलैंड को हराने के लिए पूरे 3 महीने लग चुके थे। सोवियत युद्ध तो जीता था, लेकिन अपना सुपर मिलिट्री का नाम मिट्टी में मिल गया। फिनलैंड के सिर्फ 70,000 सैनिक मारे गए, तो वही द ग्रेट सोवियत के सेना करीब 2 लाख तक मारे गए। इस बात से स्टालिन को गुस्सा आया और वो खुद अपने जनरल्स को गोली से उड़ा दिया, क्योंकि उनकी वजह से उनकी मिलिट्री का बेइज्जती हुई थी। इस बात से हिटलर सोवियत को छोटी नजर से देखना शुरू किया, क्योंकि सोवियत की सेना को मिट्टी में मिलाने कोई बड़ी बात नहीं कहकर हिटलर ने सोचा। एक तरफ स्वीडन अपनी आयरन सप्लाई ना रोकने की वजह से ब्रिटेन आग बबूल हो गया, तो तुरंत ही ब्रिटेन और फ्रेंच मिलकर नॉर्वे में अपनी सेना भेजकर नॉर्वे और स्वीडन अपने कब्जे में करने के लिए सप्लाई को रोकने के लिए स्केच बनाया। इस स्केच का बात हिटलर को पता लग गया। उससे पहले 1940 अप्रैल 9 को हिटलर डेनमार्क पर आक्रमण करके थोड़ी ही दिन में उसे अपनी वश कर लिया था और दूसरी तरफ से अपनी दल को नॉर्वे पे भेज दिया। 2 महीने तक जर्मन सेना और अलियास पावर्स सेना के बीच जबरदस्त युद्ध हुई। अंत में जर्मन सेना की जीत हुई। अलियास सेना को पराजय कर नॉर्वे को अपने कब्जे में कर लिया था जर्मनी ने। नॉर्वे का राजा हालकोन सच देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। उस तरह हिटलर आयरन सप्लाई को बिना आतंक के रोक लिया था। अलियास पावर्स इमेज एकदम डैमेज हो गई थी। उस हमले से ब्रिटेन प्रधानी चैम्बरलेन को अपनी छोड़नी पड़ी। उसके बाद विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के नए प्रधानी बने। जैसे ही चर्चिल प्रधानमंत्री बने, हिटलर ने उन्हें एक जबरदस्त झटका दी। वो है नीदरलैंड्स, लक्समबर्ग और बेल्जियम पर अटैक। ये तीनों देशों को लो कंट्रीज कहा जाता है। तो ये तीनों देश युद्ध के लिए सिद्ध नहीं थे। फिर हिटलर ने इन देशों पर क्यों अटैक किया? एक रीजन है, वो था रियलिटी में हिटलर का टारगेट था फ्रांस, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी जर्मनी से युद्ध होगा, इसका अनुमान फ्रांस ने पहले ही लगाया था। तो फ्रांस ने अपनी बॉर्डर पर मैग्नेटिक लाइन बनाया था। वो अंडरग्राउंड में सीमेंट का मजबूती निर्माण किया था। उस पर ना बम का असर पड़ने वाला था, ना ही टैंकर का। उस मैग्नेटिक लाइन को पार करना नामुमकिन सा था। अगर फिर भी कर लिया तो अपनी भारी सेना का नष्ट होगा। ये प्लान किया था फ्रांस ने। ये एक अकल वाली थी। इस होशियारी के साथ एक बेवकूफी वाले काम भी किया है फ्रांस ने। वो था फ्रांस और बेल्जियम के बीच का फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट में युद्ध के टैंकर्स चलाना इम्पॉसिबल है।
इसलिए फ्रांस ने अपना मैग्नेटिक बॉर्डर को वहां तक नहीं बनाया। इस बात से बेल्जियम में ना मानने से फ्रांस ने वहां पे मैग्नेटिक लाइन नहीं बनाया। हिटलर बहुत होशियार और चालाक था। जिधर छोटा सा रास्ता दिख गया तो उधर घुस जाता था। हिटलर के पास एक हुनर था, वो था कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में बदल देने वाला। और क्या था, एक्शन प्लान रेडी हो गया था। पहले लो कंट्रीज को टारगेट किया, तूफानी तरीके से अटैक किया, वो भी सडन। लेकिन वो तो नया नहीं था, पुरानी जंग वाली प्लान थी। 1914 में यही प्लान पहले विश्व युद्ध में जर्मन के मुक्ति कैसर ने भी अपनाया था। वही रूट में अपने सेना को भेजा था हिटलर ने। तो सभी समझने लगे कि हिटलर केजर का रूट फॉलो कर रहा है। तो ये बात एलियस पावर समझ बैठे। उससे फ्रांस ने अपनी सेना को बेल्जियम की तरफ भिजा दिया था। उनके साथ ब्रिटेन के सैनिक भी आर या पार करने के लिए फ्रांस के साथ चल पड़े। और एक तरफ बेल्जियम भी जर्मनी से युद्ध कर रही थी। जर्मनी का एयरफोर्स सबसे ताकतवर है, लेकिन युद्ध के टैंकर्स में एलियस पावर्स के टैंकर्स ही एडवांस और मजबूत थे। हिटलर ने फ्रांस को सही रास्ते से हराना संभव नहीं है, ये समझ लिया था। एलियस पावर्स को टुकड़े टुकड़े करने की एक मास्टर प्लान बनाई थी। जैसे ही फ्रांस ब्रिटेन बेल्जियम में घुसते ही हिटलर ने अपनी सेना को बेल्जियम के जंगल के रास्ते से चीरते हुए फ्रांस में घुसाया। ये कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा कहकर, क्योंकि वो जंगल का रास्ता पार करना बहुत कठिन था। लेकिन हिटलर ने यह कारनामा कर दिया, वो भी सिर्फ एक दिन में। फ्रांस को यह खबर मिलते ही माइंड ब्लॉक हो गया। पीछे से जर्मन ने हमला बोलकर मैग्नेटो लाइन को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद हिटलर ने होशियारी से एक और प्लान बनाया। ब्रिटेन फ्रांस के सेना को रोकने के लिए अपना साधारण सेना को उनकी तरफ भिजाया। उसे एलियस पावर्स का सेना का स्पीड थोड़ा कम हुआ और इसके चलते जो सेना जंगल से गुजरते रहे, उन्होंने फ्रांस ब्रिटेन जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते पर जाने लगे थे, ताकि उन पे सामने से और पीछे से हमला बोल सके। और इसी बीच बेल्जियम की सेना ने जर्मन की सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए। उसी समय विंस्टन चर्चिल एक बेहतरीन निर्णय लिया था। नजदीक में डांगरिक बोल के एक समुद्री स्थान है, उधर से ब्रिटेन के सेना को वापस आने की निर्देश दी। एवैक्यूएशन मिशन को ऑपरेशन डायनामो का नाम रखा गया था। इस रास्ते से करीब 3 लाख ब्रिटेन और फ्रेंच सेना सुरक्षित ब्रिटेन पहुंच गए थे। इस बीच जर्मन एयरफोर्स ये एवैक्यूएशन को रोक नहीं पाया और असफल रहा। अगर हिटलर वो 4 लाख सेना को मार गिराया होता तो ब्रिटेन और फ्रांस को बड़ा झटका लगता था, लेकिन हिटलर असफल रहा। ये हिटलर की पहली असफलता के कारनामा थी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया कहकर जर्मन सेना पेरिस की तरफ बढ़ने लगी, जो बची कुची फ्रेंच सेना को चकनाचूर कर दिए। 1940 जून 10 को मैदान कहकर कंफर्म होने के बाद जर्मन से ट्रैक कर लिए सो एक्ट ऑफ स्टील के मुताबिक ब्रिटेन फ्रांस के ऊपर युद्ध घोषित किया। साउथ से इटली, नॉर्थ से जर्मनी मिलकर फ्रांस को खुदल के रख दिए। 1940 जून 14 चारित्रात्मक पेरिस शहर जर्मनी के कब्जे में आ गया था। 1940 जून 27 फ्रेंच ऑफिसर्स जर्मनी के सामने सरेंडर हो गए। 2 ट्रेन के डिब्बे में 1919 में ब्रिटेन फ्रेंच अधिकारी ने मिलकर जर्मनी को धमकाकर वर्साइल संधि पर दस्तखत करवाया था। तो उसी रेल डिब्बे को हिटलर ने मंगवाकर फ्रेंच अधिकारियों को सरेंडर करके दस्तखत करवा लिया था। उस तरह हिटलर को उनकी देश की बेइज्जती का बदला लिया था। फ्रांस नॉर्थ को हिटलर ने जर्मनी में मिला लिया था और साउथ के हिस्से को इटली ने कब्जा कर लिया। फ्रांस जनरल जिगाडे ब्रिटेन को भाग गए। अब हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था द ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर ब्रिटेन पर हमला करना है तो पहले ब्रिटेन रॉयल नेवी से युद्ध करना होगा। ब्रिटेन नेवी से भी जर्मन की नेवी थोड़ा वीक थी और उसके साथ ब्रिटेन का रॉयल एयरफोर्स खामोश नहीं बैठने वाला था। तो इसलिए जर्मन सेना से ज्यादा ब्रिटेन सेना को एडवांटेज ज्यादा थी। इसलिए हिटलर होशियारी से एक और मास्टर प्लान डाला था। फर्स्ट ब्रिटेन पर एयर स्ट्राइक करेंगे, रॉयल एयरफोर्स को ध्वंस करेंगे। जब जर्मन एयरफोर्स लुफ्तवाफे को कोई सामना नहीं होगा, एयर कवर देते हुए रॉयल नेवी पर युद्ध के तुरंत तो दोनों तरफ से यानी नेवी से और एयरफोर्स से हम अटैक कर सकते हैं। ये था हिटलर का गेम प्लान। हिटलर इस गेम प्लान को ऑपरेशन सी लॉयन का नाम रखा। ब्रिटेन एयरक्राफ्ट से तुलना करें तो जर्मन एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा था। उससे जर्मन एयरफोर्स ब्रिटेन रॉयल नेवी को इजीली हराएंगे समझा था। 1940 10 जुलाई लुफ्तवाफे ने ब्रिटिश सप्लाई करने वाले कॉन्वे पर बॉम्बार्ड किया। तब ऑफिशियली वॉर ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट हुआ। शुरू में जर्मन लुफ्तवाफे ब्रिटेन एयरफोर्स के ऊपर जीत रहा था। हिटलर फुल खुश हो गया कि अब मैं ब्रिटेन को हरा सकता हूँ। अगस्त 13 तक बहुत सारे ब्रिटेन एयरक्राफ्ट को जर्मन एयरफोर्स ने मार गिराया था। सितंबर आने तक ब्रिटेन अपने हाथ उठा दिया। पायलट भी ब्रिटेन में कम पड़ गए थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल पीछे हटने वाले में से नहीं थे। इस बात से हिटलर को और भी गुस्सा आने लगा। लुफ्तवाफे ब्रिटेन एयरबेसिस को, रैडर सिस्टम्स को, एयरक्राफ्ट्स को, तैयारी करने वाली फैक्ट्रीज को एक एक कर उड़ाने लगा। 1940 अगस्त 24 को
जर्मन एयरक्राफ्ट ने लैंड पर बम्बार्ड करना शुरू कर दिया। इससे भारी मात्रा में लोगों की मौत हो गई। तो यह अटैक इंटेंशनली नहीं किया था, वो सिर्फ एक्सीडेंटली हुआ था। लेकिन 1940 लंदन पर हुए हमले को लेकर भड़क गए, तो उन्होंने बर्लिन पर अटैक करना शुरू किया। इससे हिटलर का गुस्सा और भी बढ़ गया। 1940 सितंबर 7 हिटलर ने सिविलाइजेशन में रहने वाले जगह में बम्बार्ड करना शुरू किया। लुफ्टवाफे को आदेश दिया और 9 महीने तक यह काम जारी रहा। हिटलर का से दूसरी गलती यही थी कि वो सिविलाइजेशन पर बम्बार्ड करना। जब लुफ्टवाफे अपना ध्यान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से हटाकर लंदन के जन पर गया था, तब ब्रिटेन एयरक्राफ्ट राहत की सांस ली और अपने जन को अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट किया। इसी बीच चर्चिल ने एक योजना बनाई, अपने सेना को अंडरग्राउंड जाने की आदेश दी और दूसरी तरफ तेजी से नए एयरक्राफ्ट के निर्माण करने की आदेश दी। नए लोगों को भर्ती कर उनको एडवांस ट्रेनिंग देना शुरू किया। लुफ्टवाफे ब्रिटेन के चारों ओर चक्कर लगाती रही। उससे ब्रिटेन एयरक्राफ्ट सभी खत्म हो गया समझकर जर्मन सेना ने त्योहार मनाना शुरू कर दिया था। 1940 सितंबर 15 आग से बबूल होते हुए ब्रिटेन एयरक्राफ्ट एक झटके में बाहर आकर जर्मन एयरफोर्स को अपना टारगेट बनाया। एक साथ उतनी भारी ब्रिटेन एयरक्राफ्ट को देखने के बाद लुफ्टवाफे के आंखें फट चुके थे। तो रॉयल एयरक्राफ्ट ने जर्मन लुफ्टवाफे के 106 युद्ध विमान को मार गिराया था। उस दिन ब्रिटेन पर पूरी तरह से युद्ध करने की योजना को हिटलर ने पोस्टपोन किया था। अक्टूबर 31 तक रॉयल एयरफोर्स को हटाना इम्पॉसिबल है समझकर हिटलर को समझ में आ गया। विंस्टन चर्चिल इस सारे क्रेडिट को अपने रॉयल एयरक्राफ्ट सेना को दी, जिन्होंने कमबैक किया था युद्ध में। 1940 10 जून इटली और जर्मनी ने मिलकर फ्रांस और ब्रिटेन पर युद्ध की घोषित किया। मुसोलिनी ने फ्रांस और ब्रिटेन के लाचार परिस्थिति देखकर उत्तर अफ्रीका को अपना अधीन में लेने की सोचा था। एक तरफ मुसोलिनी फ्रांस पर अटैक करते करते दूसरी तरफ ब्रिटिश स्ट्रैटेजी कॉलोनी माल्टा पर बम्बार्ड का बारिश करना शुरू किया। 1940 जून 11 इटालियन एयरक्राफ्ट माल्टा पर सडन अटैक करके उस एक दिन में 142 बम फेंके। उसके बाद जर्मन इटालियन फोर्सेस और एलियंस पावर्स के बीच 2 साल की भयानक वार हुई। दूसरे विश्व युद्ध में माल्टा सबसे ज्यादा बम खाने वाली प्रदेश बनी। टोटल 6700 टन का बम माल्टा पर गिराया था। ये एक रिकॉर्ड है। उतना खास माल्टा में क्या है? वहाँ कुछ नहीं है। फिर ये क्या? इटली और अफ्रीका के बीच ये छोटा सा आइलैंड वो ब्रिटेन हैंडओवर में था। तो फ्यूचर में अगर नॉर्थ अफ्रीका पर हमला किया तो माल्टा में सिद्ध ब्रिटेन मिलिट्री चुप नहीं बैठेगी। तो इसलिए पहले माल्टा पर आक्रमण कर कब्जा किया, तो फिर उसके बाद अफ्रीका पर हमला करने की आसान होगा। ये प्लान था इटली का। तो ब्रिटेन भी उतनी आसानी से माल्टा को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने लुफ्टवाफे पर हमला करने के लिए अपना रॉयल ब्रिटेन एयरक्राफ्ट भिजाया था। तो एक तरफ ब्रिटेन में तो दूसरी तरफ माल्टा में इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध जारी था। 1940 अगस्त इटली ने अफ्रीका के एक देश सोमालिया पर अटैक करके सक्सेसफुली कब्जा कर लिया था। मुसोलिनी मैं भी हिटलर से कम नहीं समझकर फुल खुश हो गया। उसी धूम में 1940 सितंबर इजिप्ट पर भी अटैक किया। शुरू में इटाली सेना की हाथ ऊपर थी, पर बाद में इजिप्ट के सेना ने उनको भगा कर मारकर वहां से भिजा दिया। एक शर्मनाक हार थी इटली के लिए, क्योंकि इटालियन फोर्स की संख्या 2 लाख की थी और इजिप्ट की सिर्फ 35,000। तो यहाँ ट्विस्ट ये है कि इटालियन चीफ ग्रेविया को ये बात का पता नहीं था। उसके बाद इटालियन ट्रूप्स वार करना कम अपने आप को डिफेंड करने में शुरू हो गए थे। तो इस समय में ब्रिटेन को समझ आ गया था कि ये बुज़दिल इटालियन अब हमला नहीं करेंगे। तो इस बात से ब्रिटेन ने उन पर हमला करना शुरू किया। इस हिस्टोरिकल ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैंपस। तो यहाँ सिर्फ 36,000 ब्रिटेन सैनिक में 2 लाख इटालियन पर भारी पड़ गए। ग्रेट ब्रिटेन यानी सिर्फ एक ब्रिटेन कंट्री नहीं जो उनके अंडर में है, सो सारे देश में ब्रिटेन का राज था। दुनिया में तकरीबन हर जगह ब्रिटेन का बल था। उन्होंने बिजनेस का नाम से दूसरी देश में घुसकर उसके बाद उस देश पर अपना कब्जा जमाते थे। तो इस तरह ब्रिटेन ने सारी दुनिया में करीब 53 देशों को वे अपने कब्जे में कर लिए। तो इसीलिए ब्रिटेन बहुत पावरफुल देश थी। उस समय अंग्रेज उन सभी 53 देशों को जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने कब्जा किया था उसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नाम से जाना जाता था। उनमें से अपना भारत भी था। तो इसलिए ब्रिटेन की तरफ से भारत को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। और हाँ, मैंने कहा था कि 36,000 ब्रिटेन सैनिक जो इटली पर जीत हासिल किया, उनमें से भारत के सैनिक भी मौजूद थे। सिर्फ 5 दिन के अंदर ब्रिटेन ने इटालियन सैनिक को पराजय कर दिया था। इस पूरे युद्ध में सिर्फ 1900 ब्रिटेन सैनिक ही मारे गए थे। इससे पता लगता है कि वार वन साइड था और इटालियन सैनिक सबको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उतना ही नहीं, इटली के 420 वार टैंक्स, 1000 के ऊपर मशीन गन्स और एयरक्राफ्ट को भी कब्जा कर लिया था ब्रिटेन ने।
1940 28 अक्टूबर इटाली के मुसोलिनी इजिप्ट से युद्ध करते ही दूसरे तरफ एक और देश पर भी हमला बोल दिया। तो शायद एक देश पर कंसंट्रेट ना करने पर ही इटाली इजिप्ट से हार गई। तो वो दूसरा देश था जिस पर मुसोलिनी ने अटैक किया, वो था ग्रीस। ग्रीस पर इटाली ने बिना कोई खबर के सडन अटैक किया था। तो ग्रीस के हाथों इटालियन आर्मी बहुत बुरी तरह से हार गई। 13,000 इटालियन सैनिक मारे गए और उतना ही नहीं, 1,50,000 के ऊपर के सैनिक हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। 1940 मार्च आने तक ग्रीस ने इटालियन सैनिक को चारों खाने चित कर दिया। इस पराजय से मुसोलिनी का परिस्थिति कुत्ते की तरह हो गई थी। इस पराजय से मुसोलिनी का परिस्थिति कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर हो गई थी। उसके बाद उसने हेल्प के लिए अपना बड़ा भाई हिटलर को फोन किया, लेकिन इस तरफ हिटलर ब्रिटेन के ऊपर ब्लिट्ज अटैक करने में बिजी था। रॉयल एयरफोर्स हार ना मानने के कारण हिटलर समझ गया था कि इनको हराना मेरी बस की बात नहीं, और उन्होंने अपने हाथ उठा दिए। उसके बाद 1940 सितंबर 7 को हिटलर ने निर्णय लिया कि वो पूरी तरह से ब्रिटेन पर युद्ध करेंगे, लेकिन लुफ्टवाफे RAF को हराने में असफल रहा। तो इस बात से हिटलर ने ब्रिटेन पर युद्ध करने की अपनी आलोचना को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था। तो इसी बीच अमेरिका का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिकन प्रजा के ख्वाहिश के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में न्यूट्रल रहेंगे। तो अमेरिका ब्रिटेन को और चाइना को गोला बारूद सप्लाई करती थी। तो हिटलर ने सोचा कि अगर इस सप्लाई को रोक दिया गया तो काफी हद तक हम सफल होंगे। ये मत समझे कि अमेरिका उतना दयानीय देश है, बिल्कुल भी नहीं। वो फुट और गोला बारूद का सप्लाई पैसे देकर करता था। एक बात हिटलर को समझ आ गई, वो यही अकेला जर्मनी अलायंस पावर्स को हरा नहीं सकता। इसलिए अलायंस पावर्स के खिलाफ एक्सिस पावर्स बनाने में लग गया था हिटलर। अब तक सिर्फ 2 देश त्रिपट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, एक जर्मनी तो दूसरा इटली। इसका मतलब एक्सिस ग्रुप में सिर्फ 2 देश ही थे। तो हिटलर ने जापान के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि वो भी ट्रिपैट्रिक पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करे, नहीं तो हम तीनों की हार निश्चय है। ये बात हिटलर ने जापान से किया था। आखिरकार सितंबर 27, 1940 को जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर ट्रिपैट्रिक पैक्ट पर दस्तखत किया। मिलिट्री से वो और भी मजबूत हो गए। अब 1940 20 नवंबर को हंगेरी, रोमानिया, स्लोवाकिया ट्रिपैट्रिक पर साइन कर एक्सिस ग्रुप में ज्वाइन हुए थे। उसके बाद सोवियत यूनियन, बल्गेरिया, यूगोस्लोविया पर हिटलर ने एक्सिस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए दबाव डालना शुरू किया, लेकिन स्टालिन ने साइन करने के लिए थोड़े शर्त लगाए थे। हिटलर उस शर्तों से नहीं माना था, तो इस बात से स्टालिन और हिटलर के बीच थोड़ा दूरियां बढ़ गई। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन को अलायंस पावर्स में मिलाने के लिए एक टेलीग्राम भिजाया था। ये बात खुद स्टालिन ने हिटलर को बताया था। स्टालिन डबल गेम खेल रहा है शायद बोल के हिटलर को डाउट आना शुरू हो गया, लेकिन स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया कि हिटलर ही मेरा हमेशा फ्रेंड है बोलकर। लेकिन हिटलर को कम्युनिस्ट पसंद नहीं थे। वे सोचा कि अगर सोवियत यूनियन अलायंस पावर्स में मिल गया तो उनको बहुत मुश्किल होगा। तो इस बात से उन्होंने सोचा कि सोवियत यूनियन को नामो निशान से मिटा देगा। उतना ही नहीं, अगर सोवियत को हराकर कब्जा कर लिया तो वहाँ का आयुध, जमीन सब कुछ मिलेगा और सोवियत प्रजा को मारकर लिविंग स्पेस बनाने की सोच किया था। तो और क्या था, हिटलर ने अपनी मिलिट्री जनरल्स को आदेश दिया कि वे सोवियत पर हमला करने की योजना बनाएं। दूसरी तरफ 1941 मार्च बल्गेरिया और यूगोस्लोविया ने ट्रिपैट्रिक पर साइन किया, लेकिन ये बात यूगोस्लोविया जनता को पसंद नहीं आया। साइन करे सो 2 दिन में ही वहाँ की प्रजा ने वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दिया। अगर गवर्नमेंट गिरने के बाद प्रो ब्रिटिश का गवर्नमेंट अधिकार में आया था। तो तब अलायंस पावर्स ने डिसाइड किया कि एक्सिस पावर के सबसे वीकेस्ट कंट्री इटली पर हमला करेंगे। ये फैसला किया था। तो ये बात हिटलर को पता चल गया था और उसने उसकी ऑर्डर ना मानने वाली यूगोस्लोविया और इटली को हराए सो ग्रीस और इजिप्ट पर हमला बोल दिया। मार्च 1941 में इटालियन और जर्मन फोर्सेस ने मिलकर कॉमनवेल्थ सैनिक को तोब्रा किनारे तक मार मार के भगाया। यूगोस्लोविया ग्रीस को आकर हिटलर ने अपने कब्जे में कर लिया। तो दूसरी तरफ स्टालिन अपना प्लान बना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि हिटलर तो हटेला है, कब क्या करेगा ये पता नहीं। इसलिए स्टालिन ने अक्लमंदी से न्यूट्रलिटी एक्ट को 1941 में जापान के कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। स्टालिन प्ले किए सो ये मास्टर स्ट्रोक था। ये डील से हिटलर को और भी गुस्सा आ गया। हिटलर 1941 मई में यूगोस्लोविया, ग्रीस और इजिप्ट का काम तबाह किया और इसी जून में सोवियत का काम करने की सोचा। उसको ऑपरेशन बारबरोस का नाम दिया हिटलर ने। यही हिटलर का सबसे बड़ी गलती थी। ब्रिटेन को कुछ न करने की वजह से हिटलर ने अपनी ध्यान ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। अच्छा है सो सोवियत को कब्जा कर बलवान बनने की सोचा था। वो दिन संडे था, 1941 जून 22। जर्मनी सडनली सोवियत यूनियन पर अटैक किया। उसका नाम ऑपरेशन बारबरस। पहली दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद
हिटलर पीठ में छुरा भोंकाए। ये स्टालिन ने अभी नहीं सोचा था। हिटलर ने पहले स्टालिन को चेतावनी दी कि हिटलर अटैक करेगा, लेकिन स्टालिन उन बातों पर विश्वास नहीं किया था। अब असलियत पता लगने पर स्टालिन की आंखें खुल गई। 48 लाख जर्मन सेना ने सोवियत पर अटैक कर उनको 4 नदियों का पानी पिलाया। उसमें 3500 युद्ध टैंक, 3000 एयरफोर्स, 6 लाख स्थल सेना और 7 लाख घोड़ सेना ने मिलकर सोवियत पर अटैक किया। ये सबसे बड़ा अटैक था। भाई उनको तीनों तरफ से अटैक करना शुरू किया। तो पहले उत्तर दिशा में लेनिनग्राड, उसके बाद कैपिटल सिटी मॉस्को और दक्षिण में स्टालिनग्राड पर अटैक का प्लान बनाया था। जर्मनी के इस अटैक से सोवियत चारों खाने चित हो गई थी। थोड़े ही दिन में सोवियत पूरी तरह से हारने लगी। ये टॉक फैल चुका था। आखिरकार अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सोच लिया कि अब शायद सोवियत का काम तमाम हो गया है। लेकिन स्टालिन को पूरा भरोसा था कि उनकी सोवियत जरूर जीतेगा। ये मानकर बहुत कॉन्फिडेंस से था। तो उन्होंने उनकी सेना को याद दिलाया कि जैसे हमने फ्रेंच को हराया था, उसी तरह हम जर्मन को भी हराएंगे। ऐसी बातों से स्टालिन ने अपनी सेना की आत्मविश्वास बढ़ाने लगे, मोटिवेट किया। स्टालिन ने एक जबरदस्त योजना बनाई। जर्मन सेना आने से पहले ही सोवियत ने अपने छोटे छोटे गांव खाली करवाए ताकि उन्हें खाने को ना मिले और भूख के मारे तड़पे। और यही नहीं, खेती बाड़ी को आग लगाकर भस्म किया ताकि जर्मन सेना को अनाज ना मिले। रेल, रोड, ब्रिजेस को तोड़कर रवाना वस्तु को भी ब्लॉक कर दिया था और गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रीज को बॉर्डर से हटाकर थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट किए थे। स्टालिन का ये चाल तब का एक जबरदस्त मास्टर प्लान था। तो इसे दिन ब दिन जर्मनी आर्मी का चलना घटते गया। रास्ते सही नहीं थे। सोवियत में उसी समय बारिश गिरने से उनको और भी लाभ मिला, क्योंकि सोवियत का बहुत सारा हिस्सा लाल मिट्टी का है। अगर बारिश गिरे तो टैंकर्स उस छीकर से नहीं जा सकते थे। इससे स्टालिन का हौसला बढ़ने लगा। इसी समय जर्मन सेना ने लेनिनग्राड को घेर कर सीज कर दिए। तो ये 2 साल तक सीज था और वहाँ का प्रजा को खाने को कुछ नहीं मिला और स्टालिन भी लेनिनग्राड प्रजा की मदद नहीं कर पाए। और जर्मन ये भी सोचते थे कि आज या कल मॉस्को भी उनकी कब्जे में आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त ठंड की काल शुरू होने से स्नो गिरना शुरू हो गया। जर्मन सेना के पास स्वेटर भी नहीं थे और व्हीकल्स में पेट्रोल बर्फ बनने लगा। इंजन्स फेल होने लगे। इससे मिलिट्री जनरल ने हिटलर से पूछा कि सर, क्या हम कुछ दिन के लिए वॉर को रोक सकते हैं? लेकिन हिटलर इस बात को माना नहीं। उन्होंने कहा कि युद्ध जारी रखें, वही आदेश दी। ये था हिटलर का दूसरी गलती, क्योंकि स्नो में कैसे युद्ध करना है ये जर्मन सेना को आता नहीं था, लेकिन सोवियत सेना को उसकी आदत थी। तो इस ठंडी मौसम में युद्ध करना जानते थे। और क्या था, उतने दिन डर डर के छुपे से सोवियत सेना ने एक ही झटके में पलटवार करना शुरू किया। जर्मन सेना को मॉस्को बॉर्डर पर रोक दिया था। उस तरह जर्मन सेना को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। ये था हिटलर को लगे सो पहला झटका। ये एक जीत से सोवियत सेना के अंदर आत्मविश्वास जाग गया। अगर और थोड़ा जोर लगाए तो हिटलर के सेना को हरा सकते हैं बोलकर कॉन्फिडेंस उनमें आ गया था। जर्मन सोवियत के बीच लड़ाई के समय जापान एक बेअक्ल वाली कदम उठाया। वो था कि वो दूसरे विश्व युद्ध में भाग ना लेना बोलकर अमेरिका को बताया। तो उसने जापान पर पर्ल हार्बर अटैक किया। वो तो हम सब जानते हैं, एक ऐतिहासिक अटैक। ऐसा क्यों करना पड़ा अमेरिका को जानते हैं। इससे पहले इन दो देशों के बीच सही संबंध नहीं थे। वो दोनों देश पैसिफिक समुद्र पर अपना कब्जा जमाने में लगे थे। साउथ ईस्ट एशिया को अपने कब्जे में लेने की सोच थी जापान की। तब तक तो चाइना का काफी भूभाग को जापान ने अपने कब्जे में कर लिया था। 1941 जून में जापान फ्रेंच इंडो चाइना को अपने कब्जे में कर लिया था। उससे जापान के मन में क्या था वो अमेरिका पहचान लिया था और तब से जापान को टारगेट करना शुरू किया। जापान पर मशीन्स, गैस, ऑयल बेचने पर रोक लगाई थी अमेरिका ने। उससे जापान ने ठान लिया कि अमेरिका को युद्ध में उतारकर सही पाठ पढ़ाने की सोची थी। उतना ही नहीं, पूरा एशिया और पैसिफिक पर अपना कब्जा जमा कर एक बड़ा साम्राज्य बनाने की सोची थी जापान ने। लेकिन एशिया को कब्जा किया तो क्या बड़े पावर्स चुप बैठेंगे? ये भी सवाल था जापान के मन में। किसी न किसी दिन जापान ऐसा पागल काम करेगा, यह अनुमान अमेरिका ने पहले ही लगाया था। इसलिए अपना नेवी मकान को पर्ल हार्बर को बदल दिया। अगर जापान कुछ भी गलत किया तो पर्ल हार्बर के अमेरिकी दल अटैक करेंगे। ये बात जापान को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए अगर पहले बिग बॉस को मारने की योजना बनाई जापान ने। 1941 7 दिसंबर सुबह 7:45 पर जापान ने सडनली हवाई आइलैंड्स में पर्ल हार्बर पर अटैक किया। अमेरिका को बड़ी शॉक दी। जापान के टोरपेडो प्लेन्स और बॉम्बर्स ने अमेरिकी टैंकर्स को एयर बेसिस को उड़ाकर सर्वनाश कर दिया था। सिर्फ 1.5 घंटे में पर्ल हार्बर का नामो निशान मिटा दिया। अमेरिका के 19 नेवी शिप्स भी उड़ाए गए थे। उनमें से 8 वार शिप्स भी थे। 117 एयर प्लेन्स को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उनको भी उड़ाकर फेंक दिए।
तो 2340 अमेरिकी सैनिक इस वार से मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। इससे अमेरिका ने शांति की योजना छोड़कर युद्ध में आने की ठान ली। और क्या था, दिसंबर 8, 1941 अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध में अपना पैर लगा दिया, पूरी तरह से उतर गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान पे युद्ध का घोषित किया। यहाँ जापान ने दो बड़े गलतियां की, एक अमेरिका को युद्ध के लिए ललकारा और दूसरा चांस रहने के बावजूद पर्ल हार्बर को पूरी तरह नहीं उड़ाने की। उस समय यूएस फोर्स और उनकी सबमरीन को अगर जापान उड़ा दिया होता तो शायद कहानी कुछ और ही होता, लेकिन जापान ने जल्दी में काम हो गया समझकर वापस आ गया। जापान छोड़े सो वो दो भाग ही जापान के लिए यमराज बन गए थे। शुरू में जापान हर तरफ से जीत रही थी, उसे जीत ही जीत मिल रही थी। सिर्फ 6 महीने के अंदर जापान ने साउथ ईस्ट एशिया को अपने कब्जे में कर लिया था। 1941 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन को हांगकांग को, जनवरी 1942 में फिलीपींस, 1942 फरवरी 15 में सिंगापुर को, 1942 मार्च में बर्मा को, डच ईस्ट इंडीज को, 1942 11 मई में अमेरिका के लास्ट बेस कॉरिडोर घर को जापान ने अपने कब्जे में कर लिया और एलियस पावर्स को मार पे मार देते गया। अक्टूबर तक यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। यहाँ तक दूसरा विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स का जोर चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि पिछले वीडियो में कि दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह हिटलर ने अपना बदला एलियस पावर्स के ऊपर लिया था। अब इस वीडियो में उसकी आगे की कहानी बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का ये दूसरा भाग। एक्सिस पावर्स ने जो देशों को अपने कब्जे में कर लिया था, वहां पे बहुत बुरी तरह से अत्याचार करने लगे, जैसे कि आम लोगों को बंदी बनाकर उनको नए नए तरीकों से टॉर्चर देने लगे, हिंसात्मक रूप अपना लिया। उन देशों के महिलाओं को अपनी दासी बनाकर अपना हवस भी पूरा करने लगे थे हिटलर के आर्मी। और यही नहीं, लाखों सैनिकों के गर्दन काट दिए गए, बंदी कैदियों को अपने देश ले जाकर काम करवाने लगे। हिटलर ने लाखों होलोकॉस्ट लोगों को मरवा दिया था। यही नहीं, उन्होंने उस देश के ऑपोजिशन पार्टीज, लीडर्स, हैंडीकैप्स और स्ट्राइक करने वालों को भी मिला के जहां जहां दिखे वहां वहां मार देने लगा। इस तरह यूरोप में जर्मनी और एशिया में जापान ने हिंसात्मक रूप अपना के लोगों को मारने लगे। वहां के लोग उनको कुछ नहीं कर पाए, वे सिर्फ भगवान को प्रे करने लगे कि इस हिंसात्मक हिटलर से बचाने की दुआ कर रहे थे। भगवान ने उन मासूमों की बात सुन ली और एक झटके में बदल गया, स्पेशली स्टालिनग्राड युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट था ये स्टालिनग्राड युद्ध। हिटलर का ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि वो सोवियत यूनियन को चुटकी में अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन सोवियत फोर्स ने जर्मनी फोर्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहे थे युद्ध में। मॉस्को बॉर्डर को पार करके अंदर आने के लिए जर्मनी को रोक लिया था सोवियत यूनियन ने। ये एक उनकी जीत थी। उतने में ठंड का मौसम शुरू हो गया था। दिन ब दिन ठंड बढ़ते जा रहा था, महीने भी गुजर जा रहे थे, फिर भी सोवियत यूनियन अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे और लगातार युद्ध करते रहे। हिटलर ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो उसने प्लान चेंज किया। बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को वो नया प्लान पसंद नहीं आया, वो लोग इस प्लान के खिलाफ थे। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे कहकर जब उन ऑफिसर्स को हिटलर ने सस्पेंड किया। उसके बाद उनका मिलिट्री का कमांड वो खुद ले लिए ताकि अपने हिसाब से वे मिलिट्री चला सके। असल में हिटलर का वो नया प्लान क्या था, क्यों मिलिट्री ऑफिसर्स ने उस प्लान को नकारा, आइए बताते हैं। प्लान ये था कि पहले उनको जो सप्लाई हो रहे सो वेपन्स, ऑयल रवाना को रोकना होगा। साउथ में है सो स्टालिनग्राड में वेपन्स तैयारी करने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज थे और काकासस में ऑयल का भंडार था। बीच में है सो वोल्गा रिवर से वेपन सप्लाई किए जाते थे स्टालिनग्राड पर। वोल्गा रिवर और काकासस ये 3 एरियाज को अगर जीत लेंगे तो सोवियत यूनियन का गेम ओवर होगा, ये समझकर हिटलर ने मास्टर स्केच डाला था। इस ऑपरेशन को केस ब्लू कहकर बुलाते थे। ऑफिशियली ये ऑपरेशन 28 जून से लेकर 24 नवंबर 1942 तक चला। हिटलर इस ऑपरेशन को विंटर खत्म होते ही मई 1942 में स्टार्ट करने के लिए सोचा था, लेकिन बीच में खारकोव में सेकेंड बैटल ऑफ वार चल रहा था। खारकोव युद्ध के कारण ये ऑपरेशन को 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया था, वो था जून को। ये चीज हिटलर को बहुत महंगा पड़ा। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्ट्रैटेजी के प्रकार हिटलर को केस ब्लू ऑपरेशन सक्सेस होना बहुत जरूरी था, इसलिए 13 लाख जर्मनी सैनिक और 1500 एयर लुफ्तवाफी को
रणभूमि पर उतारा। हिटलर इस भारी आर्मी को दो हिस्से में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 17th आर्मी और फर्स्ट पैंजर आर्मी है। कमांडर विलियम लिस्ट ग्रुप ए को लीड कर रहा था। ग्रुप ए साउथ की दिशा में डीपली जाकर कैकसस में है सो ऑयल का भंडार को ऑक्यूपाई करना है। ये उनका दिया गया टारगेट था। कैकसस जीतने के बाद बाजू है सो ग्रुप बी से ज्वाइन होना है। अब ग्रुप बी में 6th जर्मनी आर्मी, 4th पैंजर आर्मी है। रोमानिया के है सो 2 आर्मी, इटली का 1 आर्मी, हंगेरी का 1 आर्मी है। वोल्गा रिवर और स्टालिनग्राड को ऑक्यूपाई करना इनका टारगेट था। फील्ड मार्शल फेडर वॉन बॉक इस ग्रुप ए को लीड कर रहे थे। 28 जून 1942 ऑपरेशन केस ब्लू स्टार्ट हुआ। जर्मनी आर्मी और सोवियत आर्मी के बीच खूंखार लड़ाई जारी था। जीत के लिए जर्मन्स लड़ रहे थे तो जीने के लिए सोवियत यूनियन लड़ रहे थे। 20 अगस्त 1942 आने तक जर्मन सोल्जर्स डॉन रिवर को पार करके स्टालिनग्राड सिटी बॉर्डर तक पहुंच गए थे। ये बात स्टालिन को पता चल गया तो तुरंत ही स्टालिनग्राड में हेसो अनाज को, गायों को, बकरियों को उधर से शिफ्ट करने की ऑर्डर्स दिया। लेकिन वहां हेसो 4 लाख लोगों को स्टालिन ने सिटी के बाहर जाने की परमिशन नहीं दिया। तो अब चरित्र में रह जाने वाली युद्ध का सिद्ध तैयार हो गया। जर्मनी के पास 2,70,000 सोल्जर्स, 500 युद्ध टैंकर्स, 600 एयरक्राफ्ट्स, 3,000 आर्टिलर्स थे। सोवियत के पास 1.9 लाख सोल्जर्स, 4,000 टैंकर्स, 3,000 एयरक्राफ्ट्स, 2,200 एयरलेटर्स थे। अब युद्ध स्टार्ट हुआ। जर्मनी का एयरक्राफ्ट लुफ्टवाफे स्टालिनग्राड सिटी पर बॉम्बार्ड करना शुरू कर दिया। हजारों लाखों लोग उस बॉम्बार्ड से लाशों की ढेर बन गए। काउंटर अटैक करने आए सो सोवियत एयरक्राफ्ट 200 विमान लुफ्टवाफे ने ऐसा उड़ा दिया था कि जैसे चिड़िया। इस बॉम्बार्ड से काफी लोग मारे गए। ये बात स्टालिन को पता रहकर भी उनको शहर के बाहर क्यों जाने नहीं दिया। रीजन क्या है? सोवियत आर्मी को बंकर्स में खोदने की ऑर्डर दिया गया था। महिला और बच्चों के साथ मिलकर सोवियत आर्मी उनके साथ बंकर खोदने लगे ताकि वो के अंदर छुप सके। सितंबर आने तक जर्मनी आर्मी स्टालिनग्राड के और भी नजदीक पहुंचने लगी। आज या कल स्टालिनग्राड हमारा हो जाएगा सोचकर जर्मनी फोर्स खुशी से जश्न मना रहा था। यहीं पे हिटलर एक बड़ा गलत कदम उठाया था। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर 4th पैंजर आर्मी को साउथ पर जाने के कॉकसस से युद्ध करे सो ग्रुप ए में जाकर शामिल होने की आदेश दी। और दूसरी तरफ सोवियत आर्मी अपने प्राण से भी अधिक युद्ध करने के लिए थे। उसके 2 वजह थे। एक, स्टालिनग्राड का नाम अपना देश का अध्यक्ष स्टालिन का नाम पे था। स्टालिनग्राड को बचाना अपना देश का इज्जत का सवाल था। और दूसरा, ऑपरेशन केस ब्लू स्टार्ट हुआ। 2 महीने में स्टालिन लाए सो नए कानून ऑर्डर नंबर 227। ये ऑर्डर का मेन स्लोगन था नॉट टू स्टेप बैक, पीछे ना मुड़। अपने प्राचीन काल में भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था, करो या मरो पर कभी हार ना मानो। अब सोवियत यूनियन को बीच में भागने वाली ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो लोग जीने के लिए युद्ध जारी रखा। जीतने के लिए करने वाली युद्ध से भी ज्यादा जीने के लिए करने वाली युद्ध बहुत पावरफुल होती है। जैसे कि अगर आप बिल्ली को शू बोलकर बोलेंगे तो वो दुम दबा के भागेगा, लेकिन वही बिल्ली को अगर आप बंद रूम में रखोगे तो वो तुम पर हमला करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, तो इसलिए वो हम पर हमला करता है। तो युद्ध में सोवियत फोर्स मरते रहे, लेकिन वोल्गा रिवर से नए सैनिक आते रहे। मार मार कर जर्मनी सेना थक जा रहे थे, लेकिन मरते हुए भी सोवियत सैनिक पीछे हटने वाले में से नहीं थे। उतना ही नहीं, अपनी होशियारी से सोवियत फोर्स ने जर्मन सेना की जीत को डिले करते आ रहे थे। इस बीच में सोवियत यूनियन को नए वेपन्स और टैंकर्स बनाने की समय मिला था। इस समय में सोवियत यूनियन बहुत सारा वेपन्स तैयारी कर ली थी। उतना ही नहीं, स्टालिनग्राड युद्ध में स्नाइपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे। सोवियत सेना में वेसेली जेट्सेव स्नीपर अकेला ही जर्मनी सेना को नाक में दम कर कर रखा था और उनको 4 नदियों का पानी पिलाया था। उस अकेले बंदे ने 200 जर्मन सेना को स्कोप लगाकर उड़ा दिया। उस 200 जर्मन सेना में 10 जर्मन स्नाइपर्स भी थे। ये बात जर्मन्स को बहुत चोट पहुंचाई। वेसेली अपने दिमाग से जर्मन सेना में है सो टॉप ऑफिसर्स को टारगेट करके मारता रहा।
इससे अच्छे अच्छे आइडियाज देने वाले जर्मन सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स की संख्या घटते गई। उतना ही नहीं, वेसेलिस ने सोवियत स्नाइपर्स को ट्रेनिंग देके 3 डजन से भी ज्यादा शानदार स्नाइपर्स को तैयार किया। अब अक्टूबर अंत तक 90% स्टालिनग्राड जर्मनी के कंट्रोल में आ गया था। अब जीत लिए समझकर जर्मन फिर से जश्न मनाने लगा। और उसी समय सोवियत यूनियन की जिग्गी दोस्त रणभूमि में उतरा। मैं हूं कहकर जर्मन सेना को तहस नहस कर दिया। असल में कौन था वो फ्रेंड? और कौन था? विंटर सीजन, ठंडी बर्फ आ गई थी। समर में शेर की तरह युद्ध करने वाले जर्मन्स विंटर आते ही बिल्ली की तरह बन गए थे, और समर में बिल्ली की तरह लड़ने वाले सोवियत सेना ने विंटर आते ही शेर की तरह बन गए। जर्मन सेना को टपकाने के लिए यही आखिरी अवसर है समझकर सोवियत यूनियन के जनरल्स जुकोविक और वेसेलिनस्काई लगभग 8 लाख सैनिक को स्टालिनग्राड पर भेज दिया। इस मिशन को ऑपरेशन यूरेनस का नाम दिया गया। 19 नवंबर 1942 ऑपरेशन यूरेनस को जनरल निकोलाई वस्टुलिन लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन के प्लान के प्रकार से जर्मनी फोर्स को दोनों तरफ से घेर कर राउंड अप किया था। 23 नवंबर आने तक सिर्फ 4 दिन में पूरा 2,40,000 जर्मनी फोर्स को सोवियत फोर्स अपने हाथ में ले लिया था। दूसरी तरफ कैकेसस जीतकर सपोर्ट के तौर पे ग्रुप ए ग्रुप बी के पास आने में असफल हो गया। दी गए समय में ग्रुप ए अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, तो जर्मन 6th आर्मी ठान लिया तो उस घेरे हुए बांध को तोड़कर बाहर आने की क्षमता थी। लेकिन हिटलर ने इस बात को नहीं माना। हिटलर ने कहा, आप वैसे ही बीच में रहो, एयरक्राफ्ट के द्वारा मैं आपको ज्यादा फोर्स भेजूंगा कहकर उनको ऑर्डर्स पास किए। लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। एक ही झटके में सोवियत एयरफोर्स ने जर्मन लुफ्टवाफे को उड़ाने लगे। आकाश मार्ग से आने वाले जर्मन एयरक्राफ्ट को एक एक कर उड़ाने लगे, जैसे कि मक्खी को भी अंदर आने नहीं दिया, तो एयरक्राफ्ट को कैसे आने देंगे सोवियत यूनियन फोर्स। ये ऐसा है तो दूसरी तरफ बीच में घेरे गए जर्मनी आर्मी को खाने के लिए खाना भी नहीं था, बाहर बच के निकलने का चांस भी नहीं था उनको। एक ही ऑप्शन था, वो है सरेंडर। लेकिन हिटलर ने कहा किसी भी हाल में सरेंडर ना करने की बात की। आखिर दम तक युद्ध करते रहे बोलकर मैसेज पास किया था। इतना ही नहीं, 6th आर्मी हेड जनरल पॉपुलस को फील्ड मार्च के पद पर प्रमोट कर दिया था। तब तक जर्मनी के हिस्ट्री में किसी भी जनरल ने सरेंडर नहीं किया था। जनरल पॉपुलस भी किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा, ये भरोसा था हिटलर को। लेकिन पॉपुलस अपनी लाचार सेना को देखकर पिघल गया। खाने को खाना भी नहीं रहने के कारण एक एक करके जर्मन सेना मर रहे थे और ठंडी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। थोड़े सैनिक तो बर्फ के गड्ढे बन चुके थे। इतने लोगों के दुख देखने के बाद आने वाली जीत कर नहीं समझकर पॉपुलस ने अपने आप से क्वेश्चन किया। 2 फरवरी 1943 1,10,000 जर्मनी आर्मी सोवियत आर्मी के सामने अपने घुटने टेक दिए। स्टालिनग्राड युद्ध का हार दूसरे विश्व युद्ध में तब तक का हुए सो हार में जर्मनी का यह सबसे बड़ा हार था। यही से हिटलर का जोर कम हुआ, ये हम कह सकते हैं। तो सरेंडर हुए सो 1,10,000 सैनिक में युद्ध खत्म होने के बाद सिर्फ 5,000 सैनिक को ही रिहा किया गया था। तो बाकी 1,05,000 सैनिक जो सरेंडर हुए थे उनका क्या हुआ? सरेंडर हुए सो सैनिक को मारना गैर कानूनी है, लेकिन हिटलर करे सो बहुत गलत काम है। लेकिन ये सैनिक किए सो क्या था? हिस्ट्री में जीतने वाले को हीरो बनाते हैं तो हारने वाले को विलन। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह स्टालिनग्राड युद्ध में हिटलर की बुरी तरह हार हुई थी। ये मौका समझकर सोवियत के रेड आर्मी ने जर्मन आर्मीज को कुत्ते की तरह भगा भगा के अपने बॉर्डर से बाहर फेंक दिया था। लेकिन इससे पहले 1942 में अलियंस पावर्स एक्सिस पावर्स को नॉर्थ अफ्रीका में पहला झटका दिया था। छोटा विक्ट्री ही सही, अगर मजबूती से लड़ेंगे तो हिटलर को हरा सकते हैं बोल के उनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो छोटा सा कॉन्फिडेंस अलायंस पावर्स को बेशुमार ताकत दी। तो 1941 में नॉर्थ अफ्रीका में जनरल एरविल रोवन नेतृत्व में जर्मन और इटाली फोर्स मेजॉरिटी एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था, और जो बाकी अफ्रीकी एरिया था उसमें अलाइड पावर्स की तरफ से ब्रिटेन का राज्य था। उस तरह 1941 से लेकर 1943 तक नॉर्थ अफ्रीका में अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच टॉम एंड जेरी की तरह बेशुमार लड़ाई हुई थी।
कुछ दिनों के बाद ब्रिटेन फोर्स रोमन फोर्स को हराते गए और उन्हें पीछे ढकलते गए। रोमन्स पीछे भागते भागते ही फिर से सडनली ब्रिटेन पर सडन अटैक करने लगे थे। उससे ब्रिटेन अपना जीतता हुआ भाग छोड़ लिया। रोमन्स उतने से सेटिस्फाई होने वाले में से नहीं थे। रोमन्स को नॉर्थ अफ्रीका पूरा चाहिए था। और क्या था, ब्रिटेन और रोमन्स के बीच भयानक युद्ध हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ एलाडामान के बारे में पहले ही बताया। फर्स्ट बैटल में एक्सिस पावर्स को सामने नहीं आने दिया और उन पे टेम्पररी जीत हासिल किए। उस वक्त जर्मन पे जीत का मतलब है उनको रोक सकना। हाँ, उनको रोकना ही ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि जब हिटलर का हवा चल रहा था। अक्टूबर 1942 से लेके 11 नवंबर 1942 तक सेकेंड बैटल ऑफ अलालामन हुआ। इस बार अलेट पावर्स ने अपने होशियारी से प्लान बनाए। सिंगल फ्रंट से हिटलर फोर्स को हराना नामुमकिन था, तो हम भी हिटलर के प्लान को कॉपी करेंगे। तो और क्या था, कॉपी मारने में इनसे बड़ा तोप कोई नहीं थे। अलाइड पावर्स ने हिटलर का टू फ्रंट स्ट्रेटजी को कॉपी किए। नॉर्थ अफ्रीका में वेस्ट साइड से अमेरिकी फोर्स, ईस्ट साइड से ब्रिटेन फोर्स ने मिलकर एक झटके में रोमन फोर्स के ऊपर अटैक किए। रोमन्स को किस तरफ ये युद्ध करना है ये उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो उनके सेना को दो भाग में डिवाइड कर दिए थे रोमन्स ने। इस डिवाइड से दोनों तरफ जर्मनी सेना वीक पड़ गई। अलायंस पावर्स के ये कॉपी प्लान फुल ग्रैंड सक्सेस हो गया था। रोमन फोर्स उनके सामने फीके पड़ गए। नॉर्थ अफ्रीका दोबारा अलाइड पावर्स के हाथ में आ गया था। ये हिटलर को लगे सो पहला झटका था। तब वहां से एक्सिस पावर्स को मार पे मार गिरता गया। नेक्स्ट मार था स्टालिनग्राड। जैसे मैंने बताया, उस स्टालिनग्राड में किस तरह हिटलर की आर्मी घुटने टेक दिए, ये हिटलर को दूसरी बड़ी झटका थी। इस बात से जर्मन सेना की कॉन्फिडेंस लो हो गई। तब जाके समझ आया उन लोमड़ी देशों को कि मिलकर काम करे तो ही कामयाबी मिलेगी कहकर। इस बीच अलाइड पावर्स के अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया के बीच एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। स्टालिन ने बताया कि हम लोग अकेले जर्मन से युद्ध कर रहे थे, तो आप लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हो, चलो आप लोग भी युद्ध में शामिल होकर जर्मन से लड़ो कहकर स्टालिन ने अलाइड पावर्स को मैसेज पास किया। तो इस बात से साउथ से और भी गहराई तक जाके हिटलर को हरा के जर्मनी को भी ऑक्यूपाई करने की सोच लिया था ब्रिटेन प्रधानी विंस्टन चर्चिल। लेकिन अमेरिका का सोच और ब्रिटेन का सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अगर सीधा युद्ध करेंगे तो बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, लॉस हेवीली होगा। अगर हिटलर को हराना है तो चालाकी जरूरी है। सीक्रेटली समुद्र के रास्ते से अपने सेना को भेजकर नॉर्थर्न फेस से भिजाने की बात करी अमेरिका। लेकिन चर्चिल को यह प्लान पसंद नहीं आया और वो अपने आप को बड़ा तोप समझ बैठा। किसी के बात को मायने नहीं रखता था। उसे अमेरिका भी चलो ठीक है, जैसा आप बोलो वैसे ही कहकर साउथ से ही अटैक करने को राजी हो गए। उतना ही नहीं, मुसोलिनी अलाइड पावर्स के नजर में एक बफूल के तरह दिखता था। इस बफूल को बड़े बड़े स्पीच देने के अलावा और कुछ नहीं आता, और उसके पीछे हिटलर है बोलकर बहुत शानपट्टी दिखाता है ये मुसोलिनी। अगर इसके इलाके से खत्म करते आएंगे तो इजीली सामने बढ़ सकते हैं बोलकर अलाइड पावर्स समझे थे। सिसिली पर अलाइड पावर्स ने सडनली अटैक किया। बिल्कुल उसी समय में इटाली कैपिटल सिटी रोमन पर एयर स्ट्राइक करके बॉम्बों का बारिश कर दिए थे अलाइड पावर्स ने। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है बोले तो, सिसिली में बहुत सारे माइग्रेंट अमेरिकन थे। उतना ही नहीं, इटली दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेना, ये बात इटली के बहुत सारे जनता को पसंद नहीं था। उससे मुसोलिनी के ऊपर यहाँ प्रजा से और आर्मी से दिन ब दिन व्यतिरेकता बढ़ती गई। इटालियन फोर्सेस अलाइड पावर्स के फोर्सेस को देख के जर्मन सेना की तरह लड़ाई करने के बजाय अम्मो बोल के वहां से भाग जाओ रे बोल के भागने शुरू कर दिए। उससे अलाइड पावर्स युद्ध करे बिना ही आसानी से आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ सेना खो के ढीला गिर गया, सो मुसोलिनी को देख के यही सही मौका है सोचकर ओपोनेंट्स और फास्टेस्ट ग्राउंड काउंसिल्स करके पीछे एक लात मारे तो मुसोलिनी गेट के बाहर गिर गया, माने पद से उन्हें उखाड़ फेंक दिए गए। इसके बाद अलाइड पावर्स से इटालियन मिलिट्री ने कहा कि भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम अच्छे लोग हैं, हमें खून खराबा पसंद नहीं है कहकर इटालियन आर्मी अपने हाथ उठा लिए। तो हिटलर को ये बात पहले से ही पता था कि इटालियन फोर्स में वो दम नहीं है जो जर्मन फोर्स में है, और ऐसा कुछ होगा ये पहले से ही अनुमान लगा लिया था हिटलर ने। इसीलिए तो
ऐसे कितने देखा होगा हिटलर ने, वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट डिक्टेटर बना। तब तक ही हिटलर ने ऑपरेशन एक्सिस को ग्रीन सिग्नल दिया था। इटालियन फोर्सेस को इटाली को छीन लेने के लिए हिटलर जर्मन फोर्सेस को साउथ के तरफ भिजा दिया था। उससे इटाली पूरी तरह से हिटलर के कब्जे में आ गया था। तो इस बार अलाइड पावर्स से लड़ने वाले इटालियन फोर्सेस नहीं, जर्मन फोर्सेस थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इटालियन फोर्सेस को हारने के बावजूद अलाइड पावर्स को कॉन्फिडेंस पीक्स पर था। सामने है सो इटालियन है तो क्या, या जर्मन फोर्स है तो क्या, खत्म करते, बस आगे बढ़ते हैं, यही हमारा काम है समझकर फुल कॉन्फिडेंस में थे अलाइड पावर्स। लेकिन उतने में ही रेनी सीजन शुरू हो गया था। पूरा जमीन कीचड़ से भर गया। युद्ध के टैंकर्स कहीं के वहीं स्टक हो गए। युद्ध ढीला गिर गया। तब अमेरिका ने कहा वेस्टिन चर्चिल से कि हमने पहले ही बताया कि ऐसा ही कुछ होगा बोल के। अब तो अभी हमारा बात सुन लो। समुद्र के रास्ते से नॉर्थर्न फ्रांस की दिशा से अटैक करेंगे। उस अटैक से हिटलर मटैश हो जाएंगे बोलकर अमेरिका ने ब्रिटेन के प्रधान विंस्टन चर्चिल को बताया। अब ठीक है कहकर चर्चिल ने भी अमेरिका की बात मान ली, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा तरीका या रास्ता नहीं था। और दूसरे तरफ से स्टालिनग्राड में जीतने के बाद सोवियत रेड आर्मी असल नहीं रुकने वाले थे। उसी जोश में फरवरी 19, 1943 आए तक जर्मनी ऑक्यूपाई कर लिए सो काकरस, खारकोवा और रोस्टोव शहरों को रेड आर्मी ने दोबारा अपने कब्जे में कर लिया था। इस बात से जर्मनी सेना की ईगो बहुत हट हुआ। तब जाके शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। चरित्र में सबसे बड़े युद्ध टैंकर्स के युद्ध था ये। फरवरी 19, 1943 हिटलर जर्मन फील्ड मार्शल मैनिस्टर को बुला के उसको गाली से भर दिया। रेड आर्मी वैसा लड़ रहा तो तुम क्या झक मार रहे थे, क्या तमाशा देख रहे थे, ऐसा उनको बातें कर कर सुना दिया। और कहा कि जाके उन पर काउंटर अटैक करने को बोला। तो हिटलर का गुस्सा कॉन्स्टेंट ने अपने सेना पर दिखाया। उसी बात से जर्मन आर्मी रेड आर्मी पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए। वो देख के रेड आर्मी वाले शॉक हो गए। अरे तुम्हारी तो, अब तक तो तुम बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, तो सडनली ये शेर कैसे बन गए, ये बोलकर रेड आर्मी सोल्जर शॉक हो गए। उस गुस्से से जर्मनी आर्मी ने रेड आर्मी को क्रूक्स तक मार मार कर भगाया। उसी धूम में अगर युद्ध चलता रहा तो शायद हिटलर जीत जाता था। लेकिन उतने में हिटलर का जानी दुश्मन उस पर अटैक किया। वही भाई, बारिश का काल आ गया और उसके कारण सारा जमीन फिर से कीचड़ से भर गया। उस कीचड़ में फंसकर टैंकर सामने की तरफ नहीं बढ़ पाए। 15 अप्रैल में हिटलर ऑपरेशन सिटाडेल को ऑर्डर दिया। जैसे कि स्टालिनग्राड में जर्मन आर्मी को रेड आर्मी राउंड अप कर हराया था, सेम उसी फार्मूला को यूज करके कॉर्कस में है सो रेड आर्मी को हिटलर राउंड अप करना चाहता था। सोचे सो प्रकार ही जर्मन आर्मी ने रेड आर्मी को राउंड अप किया। इधर ही हिटलर एक और गलती किया जो नहीं करना चाहिए था। वो है कॉर्करस पर अभी अटैक मत करो, जब तक और थोड़े युद्ध टैंकर्स आपके पास ना आ जाएंगे तब तक उन पे अटैक ना करो बोलने की आदेश दी। तो इस बात से हिटलर कॉर्करस पर एक बड़ा अटैक करने वाला है बोलकर ये बात स्टालिन को पता चल गया। वो भी इंटेलिजेंस ने स्टालिन को ये रिपोर्ट दिया। तो स्टालिन ने सोचा, ओहो तू ऐसा आ रहा है तो बेटा अब मेरा मास्टर माइंड भी देख ले बोल के स्टालिन फिर से एक डिफरेंट प्लान से आया। प्लान ये था कि जर्मन फोर्स अटैक करे तक आप वेट करो, किसी भी हाल में आप वार स्टार्ट मत करो बोल के ऑर्डर दिया रेड आर्मी को। तो तब तक हम क्या करेंगे बोल के रेड आर्मी के जनरल ने स्टालिन को पूछा। कॉर्कस शहर के गोल एक फोर्टिफिकेशन करो, बंक्स के निर्माण कर लो, शत्रु आने तक रास्ते में माइन फील्ड्स को बनाओ बोल के स्टालिन ने जनरल को बताया। तो क्या था, कॉर्करस को आने वाली सभी रास्ते, रेलवे ट्रैक्स को भी रेड आर्मी ने ध्वंस कर दिए। जर्मन सेना में अधिक मात्रा में युद्ध टैंकर शामिल होने तक हनीमून का टाइम हाथ से निकल गया था। मई महीने आया था। जर्मनी के पास कॉर्करस के गोल 7,80,000 का सेना, 3,000 युद्ध टैंकर्स थे। रेड आर्मी के पास 20 लाख सेना, 5,000 युद्ध टैंकर्स थे। क्लियरली कहा गया तो सोवियत आर्मी ही स्ट्रॉन्ग थी। फाइनली कॉर्करस शहर पर ऑफेंसिव अटैक करने की आदेश दी हिटलर ने। 2 महीने तक फुल रेस्ट लिए सो जर्मन सेना एक बार में बाहर आकर शेर की तरह टूट पड़े। उसी जोर में युद्ध टैंकर्स को सामने बढ़ाया।
लेकिन तब तक रेड आर्मी ने जमीन पर गाड़े सो माइन फील्ड्स पर जर्मन टैंकर्स आते ही धमाल बोल के उड़ाने लगे। तब तक ही 36 युद्ध के टैंकर्स माइन फील्ड्स पर आते ही नाश हो गए। तो किसी भी तरह जर्मन फोर्सेस रेड आर्मी को फर्स्ट लाइन माइनिंग फील्ड्स को पार कर लिया था और आगे बढ़े। उसके बाद पूरी दुनिया अब तक नहीं देखे सो दृश्य देखा है। वो था युद्ध टैंकर से भयानक युद्ध। इसमें जीते सो वाला बचता है और हारे सो वाला मरता है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि पबजी में जो अंत तक जिंदा रहता है वो जीतता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस युद्ध में जर्मनी 80 युद्ध टैंकर्स को खो दिया और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन 650 युद्ध टैंकर्स को खो दिया था। लेकिन फिर भी सोवियत पीछे हटने वाले में से नहीं था। जर्मनी सेना पर टूट पड़ रहा था और दूसरी तरफ इसी समय में अभी तक बोला था ना, अलाइड पावर्स सिसिली पर अटैक किया था बोल के, उससे जर्मनी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी से डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में गिर गया था। यही सही समय है सोचकर तब तक डिफेंसिव में है सो सोवियत ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर लिया था। एक जोर का झटका देने से जर्मनी के अधीन में है सो बाल्गोरोड करकू शेर दोबारा सोवियत के हाथ आ गया था। उस तरह सोवियट्स बैटल ऑफ करकरस में अपनी जीत हासिल की। 5 जुलाई 1943 से 23 अगस्त 1943 तक बैटल ऑफ करकरस हुआ था। हिटलर को ये तीसरा झटका लगा था और दूसरी तरफ अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर नॉर्थर्न फ्रांस से हिटलर के साम्राज्य में कदम लगाने की प्लान बनाई। हिटलर पागल नहीं था, बहुत होशियार था। ऐसा कुछ परिस्थिति आएगा इसका पहले ही अनुमान लगाया था उसने। बॉर्डर पर अटलांटिक वॉल बनवाया। उतना ही नहीं, फ्रांस में टैंजर ग्रुप वेस्ट बैटालियन को रिजर्व में लगाया था। फ्रांस पर अगर मक्खी भी आया तो वे बैटालियन फोर्स उसकी खात्मा करेंगे। फ्रांस में एंटर होने के लिए समुद्र मार्ग ही बेस्ट है बोल के अलाइड पावर सोचा था। भारी व्हीकल्स को अगर ले जाना है तो बीचेस की मार्ग ही सही रहेगा। समुद्र के किनारे नजदीक में कैलाश आर्मांडी ब्रिटेन बीचेस है। कैलियस तो अटैक करने के लिए परफेक्ट रहेगा, ये बात हिटलर को भी अच्छी तरह से पता था। इसलिए उस बीच पर भारी संख्या में फोर्स को रखा था हिटलर ने। उससे अलाइड पावर्स को एक रिस्की डिसीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक छोटा बीच है सो नॉर्मंडी प्रांत में घुसने के लिए सिलेक्ट कर लिया था। असल इस प्रांत से अटैक होगा ये जर्मनी कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि समुद्र के किनारे से अगर ज्यादातर युद्ध करना है तो नजदीक में एक छोटा कोस्ट रहना जरूरी है। नॉर्मंडी के पास किसी भी प्रकार का भारी कोस्ट नहीं था, तो इसलिए अलाइड पावर्स ने एक उपाय सोचा था। समुद्र के मार्ग से आर्टिफिशियल से एक मलबारी हार्बर को बना लिए ऑयल सप्लाई करने के लिए। समुद्र से एक भारी पाइपलाइन बना लिए थे। तो इस ऑपरेशन में युद्ध के टैंकर्स बहुत बड़े रोल प्ले किए थे। ये टैंकर्स इंफ्राटर्निटी को कवर करके सामने के तरफ बढ़ने के लिए हेल्प किए। इस प्रयोग में पानी में खराब ना हो जैसा वाटर प्रूफ के टैंकर्स को बनाया था अलाइड पावर्स ने। टैंक के ऊपरी हिस्से में हवा से भरे सो रबर ट्यूब्स को लगाए। इसके वजह से स्विमिंग पूल में रबर ट्यूब डाल के उतरेंगे तो हम नहीं डूबेंगे। इसी तरह टैंकर्स को भी ये ट्यूब्स लगाए गए थे ताकि वो पानी में ना डूबे और तैरते रहे। उस युद्ध टैंकर्स को आगे बढ़ाने के लिए नीचे मोटर्स लगाए गए। जैसे कि शिप्स के नीचे मोटर्स रहते हैं ना, ठीक उसी तरह युद्ध टैंकर्स भी शिप्स के तरह आगे बढ़ने लगे। ये सोच उस समय की सबसे बड़ी प्लान थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कहकर। इस मास्टर प्लान को बनाए सो जीनियस का नाम था पेरी होबर्ट। यह आदमी एक मिलिट्री इंजीनियर, इसके इन्वेंशंस होबर्ट स्पेनिश नाम से मशहूर थे। इस प्रकार तरह तरह के एडवांस टैंकर्स को भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। तो इस युद्ध के लिए भारी शिप्स, टैंकर्स, गोला बारूद तैयार कर लिए थे। जल्द जल्द से ये काम को पूर्ण कर लिया गया था अलाइड पावर्स ने, और अलाइड पावर्स रणभूमि में उतरने के लिए रेडी हो गए। अटैक के लिए सही वातावरण का भी इंतजार कर रहे थे। जून 1944 नॉर्मंडी प्रांत में 3 छोटे छोटे बीच से ब्रिटेन फोर्सेस और 2 छोटे बीचेस से अमेरिकी फोर्सेस अटैक करने के लिए गेम प्लान रेडी कर लिया था। ब्रिटेन टारगेट करने वाली बीचेस थे गोल्ड बीच, जुन्ने बीच, स्वेट बीच, और अमेरिका टारगेट करने वाली बीचेस थे उटा बीच और ओमाहा बीच। अलाइड पावर्स ने
पूर्णिमा के दिन अटैक करने की समय चुन लिया था। अंधेरे में जर्मन फोर्सेस को टारगेट करना बेहद मुश्किल है, लेकिन वांटेडली पूर्णिमा के दिन चूज कर लिया था ये प्लान। और 2 दिन में पूर्णिमा है बोले तो इससे पहले ही समय में फुल बारिश गिरना शुरू हो गई। तो ऑपरेशन को डिले करना है सोचकर जनरल गॉडली आइसनोवर अपने अभिप्राय जताया, लेकिन अलर्ट ग्रुप्स कहा अगर इस समय पोस्टपोन कर लिया तो फिर से पूर्णिमा आने तक वेट करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, अगर तब तक रुक जाएंगे तो इस दिशा से अलर्ट पावर्स अटैक करने वाला है बोल के जर्मन्स को किसी भी तरह पता चल जाएगा और ये सीक्रेट हिटलर को लीक हो जाएगा। इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर वही हुआ तो हिटलर को हराना सपने में भी मुमकिन नहीं है। उतने में एक RAF मेटेरोलॉजिस्ट जून 6 तक बारिश रुक जाती बोल के एनवायरनमेंट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया था। उससे आइसोनोवा ने बोले सो डेट को ही अटैक करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। 6000 युद्ध नौका सामने के तरफ बढ़े। युद्ध नौका के सामने में स्नाइपर्स थे। ये स्नाइपर्स रूट को क्लियर करते हुए शिप्स को सामने की तरफ ले जाने में मदद कर रहे थे, क्योंकि वो रास्ते को आसान बना रहे थे। अटैक करने के कुछ हफ्तों के पहले से ही अलाइड आर्मी हिटलर के लुफ्तवाफी एयरक्राफ्ट पर एयर स्ट्राइक करते करते थे। हिटलर का जो मेन स्ट्रेंथ है लुफ्तवाफी, उस रीजन में शून्य के तार पर पहुंच गया था। इस बात से अलाइड पावर्स को एयरक्राफ्ट को आकाश का मार्ग से रोकने के लिए हिटलर को चांस नहीं था। इसको एडवांटेज तौर पर लेकर अलाइड ग्रुप्स ने एक और सुपर प्लान बनाया था। वो है समुद्र मार्ग से इन्फेंटिक्स आने के लिए एक दिन पहले ही थोड़े लोग पैरेट रूपर्स को नॉर्मेडी बीचेस में उतारने की थी, क्योंकि सीधे नॉर्मेडी पर अटैक किया तो फूलिशनेस होगा। नॉर्मेडी के गोल बड़े बड़े कोटे बैंकर्स के पकड़बंदी फोर्टिफिकेशंस थी। उसके पीछे छुपकर जर्मन फोर्सेस इजीली अलाइड पावर्स का टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए पहले इसको उड़ाना है। कितना नष्ट किया तो उतना अच्छा है और फायदा है। इस जर्मन डिफेंस को वीक करने का यही अच्छा मौका है। जून 5 आधी रात में सोच लियो सो प्लान के प्रकार ही 17,000 अलाइड पैरेट रूपर्स छुपके से नॉर्मडी बीचेस में उतर गए। पीछे से जाकर बीचेस में पहरा दे रहे सो जर्मन सैनिकों को मारना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जर्मन सेना और पैरेट रूपर्स के बीच नेक टू नेक जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों तरफ से भारी प्राण नष्ट हुआ है। तो ऐसा होगा बोल के पैरेट रूपर्स को पहले ही पता था। उनको दिया गया सो टारगेट ये था, मारे तक जितना डैमेज कर सकते हो उतना डैमेज कर दो। उससे नेक्स्ट आने वाली इन्फेंट्री को शत्रुओं के सामना करने में आसान होगा। पैरेट रूपर्स को दिया गया टारगेट वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल करके हिस्ट्री में अपनी वीरता का छाप छोड़ी। ये नॉर्मडी लैंडिंग्स पर हॉलीवुड मूवी भी बनाया गया था। पैरेट रूपर्स ने जर्मनी रिजर्वायर को नॉर्मडी के रक्षा को रोकने के लिए रोड्स को, कम्युनिकेशन पॉइंट्स को और ब्रिजेस को ध्वंस किए। बीचेस में है सो बड़े बड़े आर्टिलरी मशीन गन्स को भी ध्वंस किए। लाइन क्लियर बोल के पैरेट ग्रुपर्स ग्रीन सिग्नल दिए। जून 6, 1944 सुबह के 6:30 पर युद्ध सायरन बज गया था। युद्ध के नोक से हजारों ब्रिटिश और अमेरिकी सेना ने नॉर्मडी बीचेस पर दौड़कर आए। टारगेट करे सो चारों बीचेस में अलाइड ग्रुप्स को आसानी से जीत मिली। ऑल क्रेडिट गोज टू पैरेट रूपर्स। लेकिन ऊटा बीच में कंप्लीट उल्टा सीन हो गया। उस बीच में लैंड हुए सो पैरेट रूपर्स उतना भारी मात्रा में जर्मन डिफेंसेस को वीक नहीं कर पाए थे। उससे अलाइड इन्फेंट्री पर जर्मनी का काउंटर अटैक बहुत ज्यादा था। अलाइड सेना को बचने के लिए बैकअप कवर भी नहीं था। चिड़िया की तरह जमीन पर मार गिर रहे थे। तो इतने सीरियस सिचुएशन में भी एक बड़ी कॉमेडी सीन हुआ। वो कॉमेडी सीन ही अमेरिकी सेना को उस ऊटा बीच वार में जितवाया था। प्लान के प्रकार अमेरिकी सेना ऊटा बीच को पहुंचे थे। थोड़े सेना ने गलती से रॉन्ग बीच में एंटर हुए। जेब के अंदर से मैप निकालकर चारों तरफ देखने लगे। उधर एक जर्मन सैनिक भी नहीं था। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद उनको समझ आया कि वो लोग रॉन्ग प्लेस में उतर गए थे। उसमें से एक सीनियर जनरल भी था। उसका नाम रोसवेल जूनियर था। रिटायरमेंट के करीब हुए सो रोसवेल को उनके ऑफिसर्स ने कहा था कि भाई आप नको जाओ वहाँ पे बोल के बहुत समझाया था। लेकिन वो खुद इस मिशन में शामिल हुए क्योंकि उसकी देशभक्ति उस रेंज में थी। अब उतना बिल्डअप देने के बाद यहाँ फाइट करने के लिए कोई भी नहीं है।
अरे कोई तो है, अगर यहाँ है तो सामने आओ और फाइट करो बोल के चिल्लाने लगा। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे प्लीज रे अब तो भी आओ रे बोल के बहुत शोर मचाया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। जूनियर ऑफिसर ने कहा, सर यहाँ कोई नहीं है, चलो पीछे चले जाएंगे बोला। तब रोजवेल बोला कि अरे पागल हो, भगवान ने अपने को इतना अच्छा मौका दिया है तो तुम क्यों पीछे जाने की बात कर रहे हो। चलो हम यहीं से फाइट स्टार्ट करेंगे बोल के आसपास के थोड़े जर्मन सैनिक को सफा कर दिए। उसके बाद अलाइड पावर्स को लाइन क्लियर बोल के ग्रीन सिग्नल भिजाया। अननोन प्लेस से मैसेज आने पर अलाइड सुप्रीम कमांडर कंफ्यूज हो गए और देखे तो अरे ये तो अपना रोसवेल का मैसेज है। तो तुरंत ही उठा बीच पर मारने जा रहे सो अमेरिकी सेना को। सुप्रीम जनरल ने अब लड़ाई किया सो काफी है, आप लोग वहां से निकल के दूसरे रूट पे चले जाओ बोल के आदेश दिया। उस तरह गलती से गए सो रोसवेल रूट ही उटा बीच पर अटैक करने के लिए सही रूट बन गया था। तब तक डिफेंसिव पोजीशन में सो अमेरिकी सेना ऑफेंसिव पोजीशन को अपना लिए थे और जीत हासिल कर ली। अभी भी रोसवेल का स्टैचू हम वहां देख सकते हैं। उतना ही नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने रोसवेल को मेडल ऑफ ऑनर से भी सत्कार किया। और वहां ओमा बीच में पैरेड रैपर्स जर्मनी डिफेंस को थोड़ा भी नष्ट नहीं कर पाए। उस बीच में लैंड हुए सो पैरेड रूपर्स को जर्मनी फोर्सेस ने बहुत भयानक तरीके से उनको मार दिया था। 741, 743, 745 टैंक बटालियंस ओमा बीच के तरफ सेंड किए गए थे। 741 टैंक बटालियन में इससे पहले बताया था रबर से बनाए टैंकर्स वही थे। शेरमैन डीडी टैंकर समुद्र में शिप्स के तरह ही तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। उतने में समुद्र में बड़ा लहर आने से टैंकर्स के ऊपरी हिस्से में पानी से भर गया था। रबर को होल्स गिर गए, वो फटने लगे। 28 डीडी टैंक्स युद्ध करने से पहले ही पानी में डूब गए थे। उससे 743 कमांडर उसके डुप्लेक्स ड्राइवर टैंक्स को बीच पर ही लैंड करने की सोची। बहुत रिस्की डिसीजन था, पर यह डिसीजन लेना अनिवार्य था। दूसरी तरफ सपोर्ट को आने वाला 745 टैंक बैटालियन स्टॉर्म एंड हेवी फायर कारण से दूसरे दिन माने 7 जून सुबह 10 बजे ओमा बीच को नहीं पहुंच पाया। बीच में कवर भी ना रखने के कारण जर्मन फोर्सेस अमेरिकी आर्मी को इजी टारगेट बनाते रहे और मारते रहे। एक ओमा बीच में ही 4000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो अमेरिका ब्रिटेन सेना ने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से और धैर्य से ऑपरेशन को कंटिन्यू करके ओमा बीच को भी अपने कब्जे में कर लिया। उस तरह पूरा नॉर्मंडी अलाइड पावर्स के हाथों में आ गया। अलाइड ग्रुप्स वहां पर अपनी मिलिट्री को बनाकर लाखों सैनिकों को समुद्र के रास्ते से भिजाए गए थे। तब तक जर्मनी साम्राज्य में है सो समुद्री बैरियर हमेशा के लिए हट गया था। द डे वॉर में हारे सो दिन ही अनऑफिशियली हिटलर का खेल खत्म, दुकान बंद हो गया था। एक्सिस पावर्स अलाइड पावर्स के बीच भयंकर हो रहे सो वार एकदम से वन साइडेड वार में बदल गया था। नॉर्मंडी से नॉर्थर्न फ्रांस के अंदर प्रवेश किए सो अमेरिकन ब्रिटेन पावर्स धीरे धीरे से सारा फ्रांस को अपने वश में कर लिए थे। नेक्स्ट टारगेट बेल्जियम। बेल्जियम में अलाइड आर्मी और हिटलर आर्मी के बीच होराहोरी युद्ध चल रहा था। अलाइड आर्मी बेल्जियम को भी जर्मनी से सक्सेसफुली छुड़ाया था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जर्मनी ने बेल्जियम को कब्जा कर लिया था, तो अब अलाइड पावर्स उसे वापस छुड़ाए जर्मनी के घेर से। अब नेक्स्ट टारगेट नीदरलैंड्स। अमेरिकी पावर्स नीदरलैंड्स में जर्मनी सेना पर टूट पड़ा। उतने में हिटलर उसके मास्टर प्लान को दोबारा अमल किया। इससे पहले हिटलर ऑर्डिनेंस जंगल के रास्ते से सरप्राइज अटैक करके ब्रिटेन पावर्स को कैसे तारे दिखाया था, कैसे फ्रांस को जीता था, ये सब हम शुरू के वीडियोस में बता दिए थे। हिटलर सेम ट्रिक को दोबारा प्ले किया। थोड़ा हद तक इस प्लान से सक्सेस भी हुआ। नीदरलैंड्स में लड़ाई कर रहे सो अमेरिकन पावर्स को ट्रैप करने के लिए ऑर्डिनेंस जंगल के रास्ते से हिटलर उसके सेना को भिजा दिया था। हिटलर इस आखिरी प्रयत्न को द बैटल ऑफ बल्क का नाम दिया है। प्लान के मुताबिक ही बेल्जियम में है सो बास्टोग्ने में अमेरिकन पावर्स को हिटलर के सेना ने ट्रैप किया। सरेंडर हुए तो ठीक है, वरना सब के सब मारे जाओगे बोलकर हिटलर बास्टोन में
melosports.com। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि ड्रीम 11, माई सर्किल 11, हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी गेम्स के वेबसाइट है, राइट। ऐसी वेबसाइट बनाने में कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपए का तक का खर्चा होता है, लेकिन melosports.com ऐसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ $59 से प्रोवाइड करेगा, माने सिर्फ 4,500 रुपए में। इसको खरीद कर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रीम 11। फंसे तो अमेरिकी सेना को मैसेज भिजाया था। उसका मैसेज के रिप्लाई तौर पे अमेरिकन सेना ने इस तरह कहा, सरेंडर होना हमें नहीं है रे, तेरे को होना है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, तू सरेंडर होके तेरा प्राण बचा ले, बोलकर हिटलर को वापस मैसेज भिजाए थे। ये बात पता करे सो अमेरिकन जनरल्स पैटर्न थर्ड आर्मी पीछे से जर्मनी आर्मी पर वार किए। उससे जर्मनी फोर्सेस पीछे भाग गए। उस तरह अमेरिकन आर्मी बॉस्टन में फंसे सो उनके सेना को बचा लिया था। हिटलर का ये आखिरी दाव भी फेल हो गया। जर्मनी फोर्सेस का आत्मविश्वास पूरी तरह पाताल में गिर गया था। जर्मनी सेना सिर्फ नाम के वास्ते युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो पहले वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो एक एक करके हार रहे थे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी पूरी तरह लो हो गया था। तो दूसरी तरफ अलाइड पावर्स बब्बर शेर के तरह टूट पड़ रहे थे। एक तरफ से ब्रिटेन अमेरिका फोर्सेस और दूसरी तरफ से रशियन फोर्सेस मिलके जर्मनी के साम्राज्य को अपने कब्जे में करते आ रहे थे। जर्मनी को लूटने का कंपटीशन चल रहा था, इधर ब्रिटेन अमेरिका तो उधर रशिया के बीच हो रहा था ये कंपटीशन। दोनों में बर्लिन पहले कौन पहुंचता है देखेंगे बोल के दोनों के बीच में लूटने का कंपटीशन चल रहा था। रशियंस तो पागलों के तरह टूट पड़ रहे थे, मिले सो वालों को मिले सो जगह खत्म करते आ रहे थे। उनके स्पीड को देख के दुश्मन है सो हिटलर ही नहीं, उनके टीम में है सो अमेरिका ब्रिटेन भी काम फुटे थे। क्या है ये इनका स्पीड बोल के अमेरिका अंदर ही अंदर जेलस फील हो रहा था, लेकिन बाहर से तू मेरा दोस्त है बोल के बर्ताव कर रहा था सोवियत रेड आर्मी से। बोले जैसा ही हुआ था। सोवियत रेड आर्मी बर्लिन के अंदर पहुंचकर खूंखार का माहौल बना दिए थे। हिटलर मेरे प्राण गए तो भी बर्लिन को नहीं छोड़ूंगा बोल के इससे पहले प्रणाम किया था। असल में हिटलर को अगर बचना है तो इजीली बच सकता था वो, लेकिन ऐसा करेगा तो चरित्र में हिटलर एक डरपोक लीडर के तौर पर बन जाएगा बोल के हिटलर ने मौत को ही चुना, लेकिन उसके ऊपर डरपोक का टैग नहीं लगाना चाहता था वो, इसलिए वो किसी भी दम पर पीछे नहीं हट रहा था। 18 अप्रैल 1945 जर्मनी के सेना ग्रुप बी के है सो लगभग 3,25,000 सेना अमेरिकन फोर्सेस के सामने सरेंडर हो गए। उससे मुश्किल से हासिल करने वाली जीत को अलाइड आर्मी को इजीली मिल गया था। 28 अप्रैल 1945 सोवियत फोर्सेस पहली बार बर्लिन पर बॉम्बों का बारिश किया। बर्लिन शहर भूकंप आए जैसा कांप उठा। उसी दिन हिटलर का बर्थडे भी होना एक स्पेशल है। हिटलर को डराने के लिए ये अटैक हिटलर को स्टालिन दिए सो बर्थडे गिफ्ट भी हम मान सकते हैं। 21 अप्रैल 1945 रेड आर्मी बर्लिन सिटी एंट्रेंस के पास पहुंच गया था। रेड आर्मी को बर्लिन एंट्रेंस में ही रोकने के लिए हिटलर एसएस जनरल फेल्किस स्टेनर विभाग को ऑर्डर्स पास किए। तो 22 अप्रैल 1945 उनके ऑर्डर को स्टेनर ने नहीं माना बोल के रेड आर्मी के ऊपर काउंटर अटैक करना नामुमकिन है बोलकर स्टेनर विभाग हाथ उठा लिए। ये बात हिटलर को खबर पहुंच गई। ये न्यूज सुनते ही पहले ही बीमारी से चल रहा सो हिटलर नसों के बलहीनता से एकदम से मूर्छित हो गया। अब सब खत्म हुआ बोल के हिटलर पहली बार उसकी हार को स्वीकार किया। कुछ बुज़दिल लोगों के वजह से ही जर्मनी हार गया बोल के हिटलर जर्मनी का हार मिलिट्री जनरल्स को उसकी हार की जिम्मेदार बताया, ताकि वो सही भी था। हिटलर बर्लिन में ही उसकी आखिरी सांस छोड़ना चाहता था बोलकर निर्णय ले लिया था। एसएस फिजिशियन डॉक्टर वर्नन हेयर को बुला के आत्महत्या कर लेने के लिए कोई आसान रास्ता है तो बताओ बोल के पूछा था हिटलर ने। तब डॉक्टर ने बोला पिस्तौल एंड पॉइजन का मेथड बताया। बोले तो साइनाइड से लगाए सो बुलेट को अगर सर पर चलाए तो थोड़े ही सेकंड्स में मर सकते हैं बोलकर डॉक्टर हेयर्स ने बताया था हिटलर को। तो ऑपरेशन सुसाइड का गेम प्लान रेडी हो गया था। 1941 में हिटलर लुफ्तवाफी चीफ हेरमन गोरी को उसका वारिस के तौर पर प्रकट कर रहा हूं बोल के एक लेटर लिखा था। हिटलर आत्महत्या कर ले रहा बोलने का खबर मालूम कर लिए सो गोरी तुरंत ही जर्मन सेना का पद हाथ में लेने के लिए उसको परमिशंस देना बोलकर हिटलर को लेटर लिखा था। हिटलर का सेक्रेटरी मार्टिन बर्मन, देखिए ना हिटलर जी, मैंने पहले ही आपको बताया था लेकिन आप नहीं सुने। एक तरफ आप मरने की सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ अरे मेरा बाप मर रहा है बोल के दुखी होने के बजाय
तुरंत ही मुझे तुम्हारे कुर्सी पर बिठाओ बोल के लेटर लिखा है। ये भी कोई बेटा है? इधर ही उस हेरमन का गंदी सोच मालूम होता है। कब से ही आपको यहाँ से हटाकर वो खुद अधिकार में आने के लिए वो गोरिन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है बोलकर बर्मन ने हिटलर को बताया है। तो तुरंत ही हिटलर ने गोरिंग को सभी पद से हटाकर अरेस्ट करना बोल के ऑर्डर्स दिया था। उस तरह हिटलर के कुर्सी में बैठने के लिए सोचे सो वाला हरमन गोरी सलाखों के पीछे चला गया। 27 अप्रैल 1945 सोवियत फोर्सेस बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिए थे। रेडियो कम्युनिकेशंस मार खाए। बंकर्स में है सो हिटलर और आर्मी ऑफिसर्स सेना को अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो टेलीफोन से ही देना पड़ेगा। जर्मनी प्रजा को अगर कोई संदेश देना है तो वो रेडियो प्रसार से ही दे सकते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं था। 28 अप्रैल 1945 हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी सेना अमेरिकन फोर्सेस को हम सरेंडर होने के लिए रेडी है बोल के मैसेज भिजाए थे, लेकिन अलाइड फोर्सेस उस मैसेज को निराकर कर दिए बोलकर हिटलर को खबर मिली। ये विषय मालूम कर लिए सो हिटलर, छी डरपूक साला, शत्रुओं के पैरों पर गिरने के लिए तुझे शर्म नहीं आई? इस बात से तू जर्मनी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया बोल के उसे डांट कर तुरंत ही हिटलर ने उसे अरेस्ट करने की ऑर्डर्स पास किए थे। आज या कल अलाइड पावर्स उसके बंकर्स के अंदर भी आ जाएंगे बोलकर हिटलर को समझ आ गया था। तो तुरंत ही उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन को बुलवाकर तू किधर तो भी भाग जा बोल के उसके गर्लफ्रेंड को कन्विंस करने की कोशिश किया, लेकिन ईवा ब्राउन जिंदगी या मौत वो तुझे से ही बोलकर हिटलर को स्पष्ट कर दी उसकी गर्लफ्रेंड ने। उस वक्त हिटलर के आंखों में आंसू निकल आए। ईवा ब्राउन को जोर से हक कर लिया। वो एक अनाथ जैसा स्थान देना के लिए हिटलर को पसंद नहीं था। तो हिटलर उसकी गर्लफ्रेंड से बोला, तुझको मेरे अर्धांगिनी के तौर पर पूरी दुनिया पहचानना है, तेरे को एक इज्जत का स्थान देना है बोलकर हिटलर उसके आर्मी जनरल्स को बुलवाकर ऐसा बोला, कल हम दोनों की शादी है, इस वेडिंग को मैं ग्रैंडली सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, आप लोग इसकी पूरी तैयारी करो बोल के ऑर्डर्स दिया था। हिटलर उसके बाद कार्डोलिस्ट और जोसेफ गॉन्स को अपना संतान के तौर पर प्रकट किया। 29 अप्रैल दोपहर के समय उसका दोस्त मुसोलिनी को बीच रास्ते में फांसी डालकर मार दिए बोल के हिटलर को खबर मिली। मुसोलिनी का इस भयानक मौत का खबर सुनकर आत्महत्या करने का सोच हिटलर के अंदर और भी स्ट्रांग हो गया, नहीं तो उसका भी वही हाल होगा बोल के हिटलर को अच्छी तरह मालूम था। तो 29 अप्रैल आधी रात हिटलर ईवा ब्राउन से शादी करी। एसएस फिजिशियन विजय सो साइनेट बुलेट्स को हिटलर पहले उसकी सबसे प्रिय कुत्ता ब्लॉन्डी के ऊपर प्रयोग किया। 5 बोले तो सिर्फ 5 ही सेकंड में ब्लॉन्डी वहां का वही मारा गया। उससे हिटलर मुझे कैसा मरना है सो बात कंफर्म कर लिया था। 30 अप्रैल आधी रात 1 बजने आ रहा था। जर्मनी के सारे सेना या तो मारे गए या फिर बंदी बनाए गए थे। गेम ओवर बोलकर हिटलर को खबर मिल गई। हिटलर आखिरी बार उसके आर्मी जनरल्स को और फैमिली मेंबर्स को मिलकर अलविदा कह दिया था। उसके बाद हिटलर उसके पत्नी ईवा ब्राउन को लेकर एक कमरे में चला गया। रात को 3:30 हिटलर के कमरे से एक बुलेट की साउंड सुने आया। कमरे में जाके देखे तो हिटलर पिस्तौल से अपने सर पर गोली चलाकर सोफा पर गिर पड़ा था। ईवा ब्राउन शरीर के ऊपर कुछ भी घाव नहीं थे, बोले तो ईवा ब्राउन साइनेट लेके मर गई थी। उसके बाद आर्मी जनरल्स उन दोनों के शरीर को जला दिए, जलाए सो शरीर को जमीन में गाड़ दिए। इस तरह वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डिक्टेटर हिटलर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गया। सोवियट्स रेड आर्मी बर्लिन को अपने कब्जे में कर लेके सोवियट्स पार्लियामेंट के ऊपर लाल झंडा को उड़ाया। वो दृश्य ग्रेटेस्ट हिस्टोरिक फोटोज में एक के तौर पर हमेशा के लिए रह गया। उसके बाद हिटलर समाधि को खोदकर लगान के आधार पर फॉरेंसिक रिपोर्टर के प्रकार वो बॉडी हिटलर का ही है बोलकर सोवियट्स ऑफिशियली अनाउंस किए। उस तरह दूसरे विश्व युद्ध से इटाली और जर्मनी एलिमिनेट हो गए। तो अब बचा है सो देश जापान। ये अभी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। अधिकार का प्यास से जापान उसके साम्राज्य को मर्जी के तौर पर फैला रहा था। 1931 में जापान मंचूकिया को कब्जे में किया। 1937 में जापान चाइना पर सरप्राइज अटैक करके उनको पानी पिलाया था और चाइनीज की औरतों पे अत्याचार भी किए। जापान का राक्षसता को देखकर चाइना डर के मारे कांप उठा। सितंबर 27, 1940 जापान, जर्मनी और इटाली ने मिलकर ट्राइपैट्रिक पैक्ट पर साइन किए थे। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हूँ। इस डील के मुताबिक किसी भी देश के ऊपर अगर कोई दुश्मन अटैक करेगा तो
इस ग्रुप में है सो सारे देश, अटैक किए सो देश के ऊपर मिलकर युद्ध करना होगा। ये था उस ट्राइपैट्रिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। ये ग्रुप को एक्सिस पावर्स का नाम रखे थे वो लोग। इस कॉन्ट्रैक्ट में जापान एंटर होना, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आया। किसी भी तरह जापान को टारगेट बनाना बोल के अमेरिका स्केच डाला। तुरंत ही मंचूकिया सेना से जापान उसकी सेना को पीछे लेना होगा, तब तक हम उन पर आर्थिक व्यवस्था पर रोक लगाएंगे बोलकर अमेरिका प्रकट किया था। अमेरिका लगाए सो आर्थिक रोक जापान पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेस रोकने से जापान को बहुत मुश्किलों के सामना करना पड़ा। इसकी सारी जिम्मेदार अमेरिका है बोलकर किसी भी तरह प्रतिकार लेना बोल के जापान ठान लिया था अमेरिका के ऊपर। उतना ही नहीं, पैसिफिक समुद्र का प्रांत में अमेरिका ही बाहुबली। अमेरिका के दादागिरी को चेक लगाने के लिए जापान पक्का स्केच डाला था। दिसंबर 7, 1941 जापान हवाई में है सो पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करके यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक स्टार्स को बड़ी मार दी थी जापान ने। असल में जापान की सो सबसे बड़ी गलती यही है। इस मार से तब तक किसी भी तरह हम दूसरे विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे बोलकर बैठे सो अमेरिका जापान को सबक सिखाने के लिए अपना सोच को बदलकर ऑफिशियली दूसरा विश्व युद्ध में एंट्री मारने की बात की। अलाइड पावर्स ग्रुप में अमेरिका एंटर मारने से वार वन साइड हो गया था। अमेरिका ने डायरेक्टली जापान के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया। जापान भी वार के लिए तैयार है बोलकर बोला। ट्राइपैट्रिक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दूसरे दिन ही जर्मनी और इटाली अमेरिका के ऊपर वार डिक्लेयर किए। ये सब था हिटलर मरने से पहले की बात। तो शुरू में हुए सो अमेरिका जापान के बीच छोटे वार में जापान का हैंड ऊपर था, मतलब वो कुछ कुछ जीता था। 1941 दिसंबर में गाम, वेट आइलैंड, हांगकांग को जापान सक्सेसफुली उन पे वार करके कब्जा कर लिया था। 1942 स्टार्टिंग में फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालिया, सिंगापुर, बर्मा, ये सारे देश जापान के हाथ में आ गए थे। जापान इजीली अपना साम्राज्य को बढ़ाते गया। जापान अपने एडवांस्ड सेना के साथ रैपिडली आगे बढ़ना लगा। न्यूट्रल में है सो थाईलैंड पर वार करके वहां के नेताओं से जबरदस्ती से अमेरिका के ऊपर वार डिक्लेयर करेंगे या नहीं बोल के उनको धमकाए थे जापान ने। बेहद से चल रहा सो जापान की दादागिरी को फाइनली एक दिन चेक लग ही गया। गिनी में है सो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड फोर्सेस और इंडिया में है सो ब्रिटिश फोर्सेस ने फाइनली जापान सेना को रोककर उसके बेहद को ब्रेक लगाए। उसके ऊपर एक और बड़ा मार पड़ा। असल में वो पैसिफिक वार ही टर्निंग पॉइंट है बोल के कह सकते हैं हम लोग। जून 1942 बैटल ऑफ मिडवे में अमेरिका के हाथ में जापान बुरी तरह हार गया। असल में जापान सेना एक और बार पर्ल हार्बर पर अटैक करने की सोची थी, लेकिन ऑलरेडी एक बार अटैक करने से पर्ल हार्बर में अमेरिका ने पगडबंदी से अस्थिर लगाया था वहां पर, ताकि जापान दोबारा अटैक ना कर सके, अगर करे भी तो उनके सामना कर सके। उससे उतना इम्पोर्टेंस ना रहने से मिडवे को वार करने की टारगेट बना लिया था जापान ने। मिडवे पर अटैक करेंगे बोलकर अमेरिका सपने में भी नहीं सोचेगा बोलकर जापान सोच के बैठा था, लेकिन मिडवे पर जापान अटैक करने वाला है बोलकर ये खबर पहले ही अमेरिका को इंटेलिजेंस के तौर पर लीक हो गया था। उससे मिडवे में अमेरिका नेवी हाई अलर्ट से वार के सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। ये बात जापान को पता नहीं था। यूएस इंटेलिजेंस ने जापान के कम्युनिकेशन कोड को ब्रेक करने में पैसिफिक वार में हाईलाइट बोल सकते हैं हम लोग। मिडवे अटैक को जापान ने एएफ बोल के कोड नेम लगाया था। सिर्फ कोड ब्रेक ही नहीं, कौन सा दिन कौन से समय जापान अटैक करने वाला है बोलकर यूएस नेवी को पहले ही पता लग गया था। जापान ऐसा अटैक करते ही तेरे लिए ही वेट कर रहा हूँ बोल के अमेरिका काउंटर अटैक करने के लिए रेडी था। यूएसए के पास यॉर्कटाउन बोलने का एक एयरक्राफ्ट है। जापान अटैक में ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह डैमेज हो गया था। अब हमको कोई तोड़ नहीं सकता बोल के जापान बेफिक्र से बैठा था। लेकिन असल बात क्या है बोले तो अमेरिका के इंडस्ट्रीज हाईली एडवांस रहते थे। सिर्फ 2 दिन में डैमेज हुए सो यॉर्कटाउन एयरक्राफ्ट कैरियर को रिपेयर करके फिर से मैदान में उतारा था। वो है यूएस इंडस्ट्रियल का पावर स्ट्रेंथ। जापान उसके जीत के घोड़े अकागी, कागा, सौर्यू, हिरायू बोले सो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फिर से मैदान में उतारा था। ये चारों एयरक्राफ्ट पर्ल हार्बर अटैक में मेन रोल अदा किए थे। जापान को एक हिस्टोरिक विन दिलाए थे ये चारों एयरक्राफ्ट। हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगा बोल के बेचारा जापान सोच लिया था। 108 वार प्लेन्स में जापान
मिडवे अमेरिकन बेस के ऊपर बड़ी अटैक किया। युद्ध भयानक तरीके से चलने लगा। यूएस कैरियर्स हॉर्नेट और एंटरप्राइजेस ने जापान के शिप्स को उड़ाने के लिए काउंटर अटैक किए थे, लेकिन जापानीज जीरो फाइटर्स अमेरिका का प्लान को बुरी तरह करके उन्हें हराया था। उससे जापान थोड़ा राहत का सांस लिया। जापान उसके प्लेन्स के अंदर पेट्रोल भरने के लिए और वेपन्स रिलोड करने के लिए भिजाया था। करेक्ट इसी समय में अमेरिकन नेवी सडनली रिलैक्स में है तो जापान शिप्स के ऊपर दूसरी बार सरप्राइज अटैक किए। पहले अटैक और दूसरे अटैक के बीच है सो डिफरेंस सिर्फ 1 ही आवर था। सिर्फ 1 घंटे के गैप में अमेरिका नेवी दूसरी बार अटैक करेगा बोलकर जापान सपने में भी नहीं सोचा था। अमेरिका के इस वार से जापान एयरक्राफ्ट वॉरियर अटागी, कागा और सोरियो मटाश हो गए। यानी 4 बड़े एयरक्राफ्ट में 3 खत्म ही हो गए, तो बचा सिर्फ एक ही। अब बचा सो हिरायू बोलने वाला एयर कैरियर। हिरायू यूएस कैरियर यॉर्कटाउन के ऊपर अटैक करके थोड़ा सा डैमेज कर पाया, लेकिन यूएस नेवी थर्ड टाइम अटैक करके बचे हैं सो चौथे कैरियर हिरायू को भी मार गिराया। इससे जापान के सारे एयरक्राफ्ट मारे गए। तो इस तरह बैटल ऑफ मिडवे में बुरी तरह से हार गया था जापान। उससे तब तक शक्तिशाली के तौर है सो जापान नेवी एक झटके में वीक हो गया, क्योंकि उसके चारों एयरक्राफ्ट मारे गए थे। 1943 स्टार्टिंग में अलाइड पावर्स जापान के हाथ में है सो अडोल कैनाल आइलैंड को जीतकर अपना जीत का यात्रा शुरू किया था वहां से। तब तक अलाइड पावर्स गोना और सुना प्रांतों को जीत लिया था। दूसरी तरफ इंडिया बॉर्डर बर्मा तक पहुंचे सो जापानी सेना को ब्रिटिश सेना ने उन्हें मार मार कर पीछे ढकल दिया था वहां से। अलाइड पावर्स उनका जीत का यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अलेशियंस, रबैश, गिलबर्ट्स द्वीपों को जापान से स्वाधीन कर लिए थे। अलाइड पावर्स टू फ्रंट स्ट्रैटेजी से जापान को सांस भी लेने का मौका नहीं दिया और उसको परेशान करके रख दिए थे। अमेरिकन फोर्सेस दूसरी तरफ से न्यू गिनी, फिलीपींस को जीतकर जापान के सरजमीन पर पहुंच गए। एक एक आइलैंड्स को अलाइड पावर्स जीतते रहे, तो जापान सिर्फ देखते बैठा था, क्योंकि वो उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन इससे जापान सरेंडर होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। युद्ध में आखिरी सिपाही बचे तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन सरेंडर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बोलकर जापान ने साफ कर दिया था। जापान के मेन लैंड पर जाते वक्त जापान का मेन असिस्टेंस बढ़ते ही गया। एक एक जापानी सिपाही 10 अलाइड पावर सिपाही के समान देश के लिए युद्ध कर रहे थे। मतलब 10:1 रेशियो था। क्या है इन जापानीज का जिद्दपन बोलकर अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो गया। यहाँ अलाइड पावर्स के सिपाही भी बहुत सारे लोग मारे गए। फरवरी 1945 अमेरिका जापान का एक आइलैंड लोजिमा को जीत लिया था और 2 महीने में ओकिनावा आइलैंड को भी जीत लिए थे अलाइड पावर्स ने। उस तरह जापान के सारे आइलैंड्स को अलाइड पावर्स के हाथ में आ गए थे। अब बचे सो जापान मेन लैंड। आइलैंड में ही जापान के सेना ने शेर की तरह फाइट किए थे, तो अपने खुद के देश में अगर दुश्मन घुस आया तो क्या वो चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका की जीत निश्चय था, तो फिर भी उस जीत के लिए और थोड़े अमेरिका सेना को बलि देना अमेरिका को पसंद नहीं था। तो अब क्या करना है बोलकर सोच रहा था। उसी वक्त अमेरिकन साइंटिस्ट ने फोन किया था अमेरिकन जनरल्स को और एक खुशखबरी सुनाया था। 1945 जुलाई न्यू मेक्सिको में प्रयोग करे सो एटॉमिक बॉम्ब प्रयोग सक्सेस हुआ। उससे अमेरिका के अंडर में एटॉमिक बॉम्ब बोल के एक नया नाम आ गया। तो इस बात से अमेरिका ने राहत की सांस ली। तो अगर ये एटॉमिक बॉम्ब डालेंगे तो कौन सी स्थाई में ये डैमेज करेगा बॉम्ब बोलने का, इसका कोई आइडिया किसी को भी नहीं था। कैसे भी जापान से युद्ध कर रहे हैं, जापान के ऊपर ही ये टेस्ट करेंगे बोलकर अमेरिका सोचा था, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बोल के भी सोचा था। तो इससे एक तीर में 2 निशान होंगे बोलकर अमेरिका ने मास्टर प्लान डाला था। एक निशाना है बॉम्ब टेस्टिंग, तो दूसरा है जापान को डैमेज करने का। अगस्त 6, 1945 हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका एटॉम बम का अटैक किया। उस वार का असर जितना सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा असर हुआ था। हिरोशिमा का शहर का पूरी तरह नामो निशान मिट गया, लेकिन फिर भी जापान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उससे तेरे को ऐसा बोले तो भी अक्कल नहीं आएगा बोलकर अमेरिका अगस्त 9, 1945 नागासाकी के ऊपर एटम बम से दूसरी बार अटैक किया। जापान का सेना हम युद्ध में मरने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे बोलकर बैठे थे, लेकिन लाखों की संख्या में मासूम लोगों की मौत हो रही थी उस एटम बम के अटैक की वजह से। तो उसकी जनता मर्रे से देखकर और दूसरी चारा नहीं रहने के कारण 2 सितंबर 1945 में जापान सरेंडर हो रहा बोलकर ऑफिशियली डिक्लेयर किया था।
उस तरह जापान पीछे हटने से 6 साल से चल रहा दूसरा विश्व युद्ध आखिर खत्म ही हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद 8 साल तक जापान अलाइड पावर्स के हाथों में गुलामी की जिंदगी जिए थे। नाम के आवाज से जापान एम्परर को गद्दी पे बिठाए, लेकिन जापान का चक्रवर्ती अमेरिका के गुलाम था बोलकर फोटो देखने ही पता लगता है। इस फोटो में अमेरिकन जनरल मैक आर्थर बिग बॉस के तरह कीवी से ठहरा तो बेचारा जापान एम्परर जी हुजूर बोले जैसा ठहरा है। मतलब मालिक के आगे एक नौकर के तरह ठहरा हो। दूसरी बार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन ने मिलकर जर्मनी के टुकड़े टुकड़े करके बांट लिए थे। 1949 में अलाइड पावर्स के हाथ में है सो जर्मनी के सारे प्रांत मिलकर वेस्ट जर्मनी के तौर पर बदल गए। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 8 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। दोबारा इस तरह का युद्ध नहीं होना सोचकर 1945 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन का स्थापित हुआ। जीते सौ घोड़े यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, रिपब्लिक ऑफ चाइना और फ्रांस ये सभी देश परमानेंट मेंबर के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में अपना स्थान प्राप्त किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तब तक सुपर पावर्स कहलाने वाले ब्रिटेन और फ्रांस डम्मी की तरह बदल गए और अमेरिका, सोवियत यूनियन सुपर पावर्स के तौर पर बदल गए। उससे ये दो बड़े पावर्स के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ये कोल्ड वॉर दिन ब दिन बढ़ता गया तो किधर फिर से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा बोलकर उस वक्त सारे लोग डर गए थे। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े होने के कारण दुनिया में अमेरिका एकलौता सुपर पावर के तौर पर बन गया था। उससे इन दोनों के बीच में है सो कोल्ड वॉर भी खत्म हुआ। फिलहाल रशिया और चाइना उनके पूरे वैभव को दोबारा पा लिए। इंडिया भी कुछ कम नहीं है बोलकर उसके रास्ते में वो भाग रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो आगे जाके किस तरह के परिणाम आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। ये है दूसरी युद्ध की पूरी कहानी। मैं हूँ संतोष सूत्रावे, इस कहानी का नैरेटर। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर से दोबारा ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।